मजबूत ऑटो सेल्स के आंकड़ों ने भरा बाजार में जोश। वीकली एक्सपायरी के दिन निफ्टी में तूफानी रफ्तार। शॉर्ट कवरिंग के दम पर करीब 400 पॉइंट उछलकर 24,100 के निकला पार। 8 दिनों के बाद 200 डीएमए और 17 दिसंबर के बाद 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर। बैंक निफ्टी में भी जोश। ऑटो और ऑटो फाइनेंस कंपनियों में आज तूफानी रफ्तार। शानदार बिक्री आंकड़ों के बाद आयशर मोटर्स में करीब 7% तो अशोक लेन में करीब 5% का उछाल। मारुति भी करीब 5% ऊपर। वहीं कॉमर्शियल गाड़ियों की फाइनेंस से जुड़ी चोला फाइनेंस में करीब 5 तो श्याम फाइनेंस में करीब 3% तक का उछाल। ऑटो के साथ साथ आईटी शेयरों में भी तूफानी तेजी। 1.5% से ज्यादा चढ़ा निफ्टी आईटी इंडेक्स। इन्फोसिस में 3% का उछाल। साथ ही एचसीएल टेक, एलटीआई माइंट्री, एलटीटीएस में भी रफ्तार। वहीं सरकारी बैंक और रियल्टी में थोड़ी सी मुनाफा वसूली। सिटी की बुलिश रिपोर्ट से बजाज फाइनेंस में करीब 6% का उछाल। लोन और एयूएम में बढ़त का अनुमान दिए 8150 के लक्ष्य। साथ ही बजाज फिनसर्व में करीब 8% का उछाल। तेजी के बाजार में भी पेट्रोनेट एलएनजी बना एक्सीडेंट ऑफ द डे। प्राइसिंग और मुनाफे को लेकर पीएनजी-आरबी की चिंताओं से 7% टूटकर बना एफएनओ का टॉप लूजर। सिटी ने दी बिकवाली की कॉल। सीएसबी के बाद पीएनबी ने दिए अच्छे Q3 अपडेट्स। घरेलू डिपॉजिट ग्रोथ करीब 14.5% बढ़ी साल 10 साल। लोन ग्रोथ में करीब 14% का उछाल। शेयर 3% ऊपर। सीएसबी की करीब 22% डिपॉजिट ग्रोथ से भी बाजार खुश। शेयर करीब 4% ऊपर। चलिए फिर शो की शुरुआत करेंगे और अगले 1.5 घंटे श्रेया वीरूअर में रहेंगे आपके साथ और बात करेंगे बाजार की, जहां पर आज बहुत कुछ है बात करने को। लेकिन सबसे पहले इस मोमेंटम की बात करते हैं, क्योंकि काफ़ी शानदार मोमेंटम इस समय मार्केट में। और निफ्टी अब अपनी काफ़ी इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंसेस के ऊपर ट्रेड कर रहा है। जी हाँ, मार्केट में शानदार मोमेंटम और सबसे इस समय स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा ऑब्वियसली ऑटोज़ में है। सुबह हमारी बात भी हुई थी इस सेक्टर के ऊपर। चौतरफा खरीदारी है लेकिन यहाँ पर ओवरऑल मार्केट में, और एडवांस डिक्लाइन भी काफ़ी मजबूत है। और खैर निफ्टी ऑटो ने शुरुआत की इस रैली की, लेकिन अब उसको सपोर्ट मिल रहा है निफ्टी आईटी की वजह से, साथ ही साथ निफ्टी बैंक की वजह से भी। सो अक्रॉस द बोर्ड बाइंग, और बहुत दिनों के बाद ये कहेंगे कि एक शानदार मोमेंटम। और अगर ये नए साल की ऐसी शुरुआत है, कहते हैं कि जो नए साल के पहले दिन आप करते हैं वही आप पूरे साल करते हैं। तो कल और आज 2 दिन अगर आपने कुछ अच्छी चीज़ें एंजॉय करी हैं तो वो आपको शायद पूरे साल करने को मिले। तो उस हिसाब से मोमेंटम काफ़ी शानदार। वीरू, श्रेया, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर। बिल्कुल शानदार शुरुआत और निफ्टी 400 पॉइंट ऊपर कामकाज करता हुआ दिख रहा है। और गेनर्स पे अगर नज़र डालें तो मैक्सिमम स्टॉक्स, जैसा कि आपने मेंशन किया, ऑटो सेक्टर के दिखेंगे। महिंद्रा और महिंद्रा, मारुति सुजुकी, हीरो मोटोकॉर्प, इनफैक्ट बजाज ऑटो भी चढ़ गया 2.5% से ज़्यादा। जैसा कि आप बात कर रहे थे सर, अनुज सर, सुबह आपने मैंशन किया था कि ऑटो सेल्स के नंबर मार्केट के सेंटिमेंट को सुधार सकते हैं। क्या सिर्फ वही एक वजह है जिसके कारण हमें मार्केट में एक पुश देखने को मिला है, या फिर कोई और भी फैक्टर्स है? साथ ही साथ अब कैसे मार्केट को रीड कर रहे हैं, कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट होंगे? देखिए श्रेया, मार्केट शॉर्ट थी। आज सुबह हमारी बात हो रही थी कि मार्केट शॉर्ट है लेकिन मार्केट को एक ट्रिगर चाहिए। फ्रैंकली स्पीकिंग, ऑटोज़, मुझे एक एक्सपेक्टेशन थी कि ऑटोज़ की वजह से मार्केट में तेज़ी आएगी। इस लेवल की तेज़ी आएगी ये नहीं पता था, लेकिन यही होता है मार्केट में। जब मार्केट इतना शॉर्ट होता है, हल्की सी भी आपको शॉर्ट कवरिंग के साइंस मिले तो मार्केट चलने लगता है। तो यही हुआ आज मार्केट। और वो ऑटो सेल्स की बिक्री के आंकड़े, और देखिए सबसे बड़ा जो लीडर होता है ना, वो ऑटो इंडेक्स आज है। और सबसे ज़्यादा हाई फ्रिक्वेंसी इंडिकेटर्स में सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो ऑटोज़ होता है। वो सेंटिमेंट बदलता है क्योंकि वो सबसे रीसेंट डेटा पॉइंट होता है। इस वजह से दिसंबर का डेटा ये है हमारे पास। और ऑब्वियसली कई लोग अभी सवाल पूछेंगे कि ये सिर्फ एक बार की तेज़ी है या ये आगे भी कंटिन्यू करेगा आप। लेकिन जो भी है, निफ्टी पर आइए अब आप। निफ्टी ने आज एक शॉट में 200 डे मूविंग एवरेज निकाला, 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज निकाला, 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज निकाला। तीनों के तीनों एक ग्रीन कैंडल में निफ्टी ने निकाले। और अब मूविंग एवरेज के हिसाब से सिर्फ एक ही रेजिस्टेंस बचा है, वो है 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का 24,236। कहाँ ये मार्केट 3 दिन पहले ब्रेक डाउन कर रहा था, सारे मूविंग एवरेजेस के नीचे था, कहाँ ये अब सारे मूविंग एवरेजेस के ऊपर आने को तैयार है। मुझे तो हैरानी नहीं होगी जो मोमेंटम मार्केट में है, अगर 24,236 भी आज ये निफ्टी हिट कर दे तो। और एक और चीज़, आज वॉल्यूम देखिए मार्केट में काफ़ी हाई है। इतने हाई मार्केट में मतलब एफआईएस वापस आए हैं। उनके वापस आने के बावजूद अगर रैली टिक रही है तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। देखिए कल की रैली में हमने एक बात की थी कि
एफ को वापस आने दीजिए, फिर टेस्ट होगा मार्केट का। आज सुबह बात हुई थी, असली टेस्ट आज है मार्केट का। आज का टेस्ट मार्केट बहुत फ्लाइंग कलर से पास कर रहा है। अब इस मार्केट में लॉन्ग रहें। हमने कल से इस मार्केट में एक लॉन्ग व्यू लिया था, कल सुबह से, कल क्लोजिंग में भी एक बात हुई थी कि लॉन्ग कैरी करिए। अब आप इस मार्केट में लॉन्ग रहें और अपने स्टॉप लॉस को बढ़ाकर 24,000 पर ले आए। 24,000 पर भी अगर आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया तो भी बड़ा प्रॉफिट आपका बन चुका होगा 400-500 पॉइंट का। बैंक निफ्टी की जहाँ तक बात है, मुझे लग रहा है बैंक निफ्टी में भी 52,000 का एक मूव ओपन हुआ है। बैंक निफ्टी में आज का मूव काफ़ी पॉजिटिव है और HDFC बैंक और ICICI बैंक में वापस स्ट्रेंथ लौटी है, ये बड़ा पॉजिटिव है। और यहाँ पर भी लॉन्ग रहें और अपने स्टॉप लॉस को बढ़ाकर 51,000 के पास लेकर आएँ। कुछ देर में डिस्कस करेंगे कि तेज़ी के और क्या मेन कारण रहे, लेकिन वीरू के पास चलते हैं और जानते हैं कि आज स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच FNO में कहाँ काम कर रही है। वीरू, गुड आफ्टरनून। अनुज, गुड आफ्टरनून। और आपकी स्क्रीन पे अनुज, जब स्टॉक्स रखूंगा तो यकीन मानिए मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट होगा ये गेस करना कि अब यहाँ से और तेज़ी कहाँ ड्यूरिंग द डे, क्योंकि मैं टारगेट करता हूँ इस क्लोजिंग को। बट फिर भी बहुत कॉशियसली, बहुत बारीकी से अगर मैं स्टैट्स को देखूँ, एक स्टॉक जो, दो स्टॉक इनफैक्ट मैं कहूँगा, मैं सिर्फ दो ही स्टॉक्स का जिक्र करूँगा यहाँ पे। एक रखिएगा स्क्रीन पे पॉलीकैब एट 17,418। ये प्रकाश सर की आज पहली कॉल थी, बट मैं कह रहा हूँ कि ये चला नहीं है अभी। जिस प्रकार के स्टैट्स हैं, प्लीज़ जरा इसका एक बार जरा आप रखिएगा OI। ये स्टॉक अब ऑलमोस्ट अपना अक्टूबर 24 का और दिसंबर 16 का एक स्विंग हाई क्रॉस करने का अटेम्प्ट लेगा। आप जरा इसका OI देखिएगा अनुज एक बार, प्लीज़ रखिएगा डायरेक्टर साहब इसका, और एक एस्ट्रल का रेडी रखिए, सॉरी ट्रेंड का रेडी रखिएगा। डे हाई पर आता हुआ, और ये जो क्रैक हुआ था 20 दिसंबर को, उस पॉइंट को ऑलमोस्ट क्रॉस कर रहा है। सुबह अच्छी शॉर्ट कवरिंग थी, अब करीब 0.5% OI बिल्डअप। तो पहला स्टॉक हो गया मेरा पॉलीकैब, जिस पर मेरी नजरें हैं। और उसके बाद दूसरा है ट्रेंट, लेके आइएगा। ट्रेंट आपकी स्क्रीन पे डे हाई पर, अनुज आपकी और मेरी कई बार बात भी हुई इस स्टॉक पे। अब ये उस क्लस्टर को बाइसेक्ट करता हुआ 11 दिसंबर के बाद के और डे हाई पर। तो मेरे को जो शॉर्ट कवरिंग के अच्छे दो कैंडिडेट्स नजर आ रहे हैं वो हैं ट्रेंट और पॉलीकैब। बट अनुज, जैसे कि मैं कह रहा हूँ कि मेरे पास अब प्रश्नों का अभाव है, मतलब कि इतनी तेज़ी के बाद इंट्राडे में हम अब किस किस चंक को लोकेट करें, कहाँ पे अगर आप देखें और तेज़ी ढूंढें। बट अमूमन एक अच्छे मूव के बाद निफ्टी में हम एक डिफरेंशियल खोजने लगते हैं। आई मीन डिफरेंशियल वर्सेस निफ्टी, निफ्टी बैंक, और बैंक निफ्टी और निफ्टी। अब क्या वो डिफरेंशियल प्ले करने का टाइम आया है क्या, निफ्टी बैंक वाला? देखिए वीरू, मेरा ये मानना है कि आज मार्केट ने आपको कोई बहुत क्लीन ब्रेकआउट दिया है। और देखिए, अब अगर आपकी अप्रोच ये है कि ये आगे इसी तरीके से कंटिन्यू करेंगे कुछ नंबर्स, तो आगे मार्केट और स्ट्रांग होगा, तो मेरे ख्याल से फिर आप निफ्टी ही ले लें, फिर आप बाकी चीज़ें छोड़ें। मैं आज आपको बताता हूँ 3 मेन कारण आज की इस रैली के, जो 3 बड़े कारण हैं, और वो तीनों के तीनों कारण जो है ना, वो फंडामेंटल इन नेचर है। इसके लिए वो इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट वो है दिसंबर के शानदार ऑटो सेल्स के आंकड़े। मैंने आज इसीलिए सुबह के शो की शुरुआत इसके साथ की थी, क्योंकि मुझे फीलिंग आ रही थी आज कि ये आंकड़े जो है ना कुछ कह रहे हैं। मारुति कल 3% चल के बंद हुआ था, आपको याद होगा, ये मारुति का चार्ट रखिए, कल 3% चल के बंद हुआ था, लेकिन उसके बावजूद आज सुबह बिग स्टॉक्स में मारुति हमारा पहला स्टॉक था। और ये एक्सपेक्टेशन थी कि ये जो नंबर्स ने इतने टाइम बाद इतने अच्छे हैं, आज सुबह क्यों पहले 15 मिनट नहीं चला मारुति, क्योंकि मार्केट अब आजकल ऐसे फेज में आ गया जैसे मार्केट हर पॉजिटिव न्यूज़ पे भी ना घबरा के देखता है कि सच है कि नहीं है, सच है कि नहीं। लोगों को यकीन ही नहीं हो रहा था कि इतने अच्छे सेल्स नंबर भी आ सकते हैं। तो कल 3% चलने के बावजूद आज फिर ये 5.5% चला, और असली पैसा इसने आज बना के दिया आपको। और चोलामंडलम की बात हुई थी आज हमारी सुबह, क्योंकि जब अशोक लेलैंड के नंबर्स आए थे कि ये सेक्टर आज अच्छा करेगा, जब कंजम्पशन और उसको फाइनेंस करने वाला पॉकेट दोनों अच्छा करें, मतलब इकोनॉमी में मार्केट को कुछ सेंस बन रही है कि चीज़ें वापस अच्छी इंप्रूव हो रही हैं। अब देखिए, ये एक डेटा पॉइंट है, आगे जाके देखते हैं बाकी डेटा पॉइंट सपोर्ट कर रहे हैं उसको, लेकिन आज तो मार्केट इस मोड में है। दूसरा, अभी तक सिर्फ 2 बैंकों के नंबर्स आए हैं, 2 या 3 बैंकों के, लेकिन डिपॉजिट ग्रोथ रेट जो है इन 2-3 बैंकों की वो अच्छी रही है। ऑब्वियसली असली टेस्ट होगा जब HDFC बैंक के नंबर्स आएंगे, ICICI बैंक के प्रोविजनल नंबर्स जब आएंगे तब वो भी देखेंगे, लेकिन वो एक फैक्टर था। और तीसरा भी आधे घंटे पहले, जैसे कहते हैं ना आइसिंग ऑन द केक, वो जो नौकरी का जॉब इंडेक्स आता है उसमें 9% का उछाल है, और सभी सेक्टर्स में उछाल है, 3 सेक्टर्स को छोड़कर। IT भी पॉजिटिव हुआ है यहाँ पर। तो आज की जो मार्केट है, ये जो रैली आई है कहीं हवा में नहीं आई है। अब इसको आप इजीली कह सकते हैं शॉर्ट कवरिंग, लेकिन एक बात बताइए मुझे, शॉर्ट कवरिंग तो
मार्केट में पिछले 3 महीने से होनी चाहिए थी, 3 महीने से मार्केट में रिकॉर्ड शॉर्ट्स हैं, तो आज ही क्यों हुई है शॉर्ट कवरिंग, जबकि आज तो एफआईआईज वापस भी आए होंगे, क्योंकि आज मार्केट को ट्रिगर मिला उन शॉर्ट्स को डराने का कि भाई एक बार के लिए शॉर्ट भी सोचेगा कि यार वाकई में अगर ये नंबर्स अर्निंग सीजन में भी ट्रांसलेट हो गए और अगर अर्निंग सीजन अच्छा रहा मान लो, तो किस तरीके के मूव्स आ सकते हैं। तो आई थिंक ये एक बड़ा फैक्टर रहा आज के मार्केट में। मेरे ख्याल से सबसे स्ट्रांग पॉकेट इस समय रहेगी, आप सीधा निफ्टी पर फोकस करें और एक बार अगर 50 डे में भी निकाल लें हम और सारे मूविंग एवरेजेस के ऊपर आ जाएं तो खैर और भी ज़्यादा आई थिंक मोमेंटम बढ़ेगा। चलिए अब श्रेया के पास चलते हैं वीरू, और आज के ट्रेंडिंग स्टॉक्स की बात करते हैं। श्रेया बताइए। जी बिल्कुल, जिस तरीके से तेज़ी है, शुरुआत तेज़ी के ट्रेंडिंग स्टॉक से ही होगी और ज़्यादातर आपको स्टॉक्स वहाँ के ऑटो सेक्टर के नज़र आएंगे। तो जैसा कि मैंने बताया, एशियन मोटर्स में गजब की तेज़ी 8.5% से ज़्यादा तेज़ हो गया। बजाज फिनसर्व एंड बजाज फाइनेंस, बजाज ट्विंस 7.5% से ज़्यादा तेज़ हो गया बजाज फिनसर्व। वही बजाज फाइनेंशियल में भी 6.5% से ज़्यादा की तेज़ी हमें देखने को मिली। मारुति सुजुकी भी उछल गया 5.5% से ज़्यादा। वही वायदा बाजार से क्या कुछ संकेत, तो चोला इन्वेस्टमेंट आज चढ़ गया 6% से ज़्यादा। ऑयल इंडिया में भी खरीदारी 5.5% से ज़्यादा और अशोक लीलैंड में भी आज तेज़ी के संकेत 5% से ज़्यादा। और ग्रासिम भी आज के सत्र में तेज़ हुआ है 4.5%। लेकिन कुछ ऐसे काउंटर्स जहाँ पे दबाव देखने को मिला, पेट्रोनेट सिटी की रिपोर्ट का डेंट पड़ता हुआ दिखा, इस पे 4.5% से ज़्यादा टूट गया। SJVN गिरा 1.5% से ज़्यादा। डॉक्टर लाल पैथ लैब्स में गिरावट देखने को मिली 2% से ज़्यादा। सन फार्मा भी अपने डे लो के आसपास और इसमें भी गिरावट हावी रही 0.25% के करीब। वही फ्यूचर इन ऑप्शंस में देखिए क्या कुछ एक्शन। ओके ठीक है जी, तो ये आपके सामने भी स्क्रीन पे बिल्कुल आज के ट्रेंडिंग स्टॉक्स श्रेया। मीनवाइल निफ्टी आया फ्रेश डे हाई पर 24,147 पर। अब निफ्टी आज सुबह एक और चीज़ जो हम डिस्कस कर रहे थे कि कॉल राइटर्स का कॉन्फिडेंस देख के ऐसा लग रहा है कि उनको लग रहा है कि ये मार्केट की रैली पर बिलीव ना करें। ट्रस्ट में अब कॉल राइटर्स की सिट्टी गुम हुई होगी। और मैं एक तो चीज़ देख रहा था, मैं अभी भी हैरान हूँ, 24,150 की कॉल बजट लेकर आइए, सिर्फ 1 घंटा 20 मिनट बजा ट्रेड बंद होने में। 24,150 की कॉल अभी भी सिर्फ 18 रुपये पर आज की ट्रेड। मैं हैरान हूँ फ्रैंकली, क्योंकि ये 18 पर अगर आप कॉल लिख रहे हैं तो एक रेसिपी फॉर डिज़ास्टर हो सकती है। ये 18 का यू नेवर नो, 80-90 कब हो जाए पता भी नहीं चलेगा। चलिए अब हम हमारे साथ जो पैनल जुड़ रहा है उसको इंट्रोड्यूस करा देते हैं। JM फाइनेंशियल के आशीष चतुर मोहता फंडामेंटल्स पर, टेक्निकल्स के लिए हमारे साथ गाबा सर, मानस जायसवाल, अमित सेठ, शिल्पा राउत, रुचित जैन और सौमिल मेहता। उसके बाद श्रेया से जानेंगे बजाज फाइनेंस और कोटक महिंद्रा बैंक पर ब्रोकरेजेस क्यों हैं बुलिश। 2.30 पर कंचन से जानेंगे IT सेक्टर पर CLSA की रिपोर्ट। 2.25 पर यतिन से जानेंगे पेट्रोनेट LNG जो आज का एक्सीडेंट ऑफ द डे है, उसके रीजंस। फिर यतिन से ही 2.30 पर जानेंगे आज बाज़ार में ऑटो सेक्टर्स में क्यों है रफ्तार। दीपाली से जानेंगे देश के सबसे बड़े गाड़ियों के मेले भारत मोबिलिटी एक्सपो में क्या उम्मीदें, आज का सेक्टर ऑफ द डे है ऑटोज़। 2.35 पर कंचन से जानेंगे बैंकों के Q3 अपडेट कैसे रहे। 2.45 पर विनी से जानेंगे जुबिलेंट फूडवर्क पर एक ब्रोकरेज नोट। 2.50 पर मार्केट आउटलुक पर हमारे साथ होंगे आनंद राठी वेल्थ के डिप्टी CEO फिरोज़ अजीज़। 3 बजे डीलिंग रूम चेक। 3:10 पर हम जानेंगे BTST कॉल और उसके बाद मार्केट की स्ट्रैटेजी कल के लिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और हमारे साथ हमारा पैनल तैयार है। आप सभी को गुड आफ्टरनून। 24,150 पर निफ्टी इस समय। गावा सर बताइए क्या ट्रेड लें। गुड आफ्टरनून। स्टॉक जो लेना चाहिए आज वो है HCL टेक। इसमें एक ब्रेकआउट मिला है, स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, करेक्शन खत्म हुआ, ट्रेड करा है 1958 पर, स्टॉप होगा 1940, मतलब करीब 1800। नियर टर्म टारगेट 2000 के होने चाहिए। हो सकता है आज आ जाए या मे भी स्पिल ओवर हो सकता है कल तक के लिए, लेकिन लगता है कि HCL टेक 2000 की तरफ जा रहा है। HCL टेक्नोलॉजीज और यकीन मानिए अब निफ्टी IT 850 के ऊपर। गजब। सौमिल गुड आफ्टरनून। सौमिल, एक तो आपका आज ट्विटर पे भी और सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हमारे बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स आया था। आपकी वो जो सुबह का एक कॉल था निफ्टी का, बहुत शानदार ट्रेड, बहुत वक्त पे था, अच्छे रेट पे था। थैंक्स फॉर द ट्रेड। अभी का कॉल आपका। लॉन्ग साइड पे ही डेफिनेटली बहुत सारे स्टॉक्स बहुत अच्छे मोमेंटम में है, लेकिन आई थिंक एक स्टॉक जो थोड़ा कम मोमेंटम है, आई वुड लाइक टू पिक दैट वन। DLF स्टॉक है जो अभी तक चला नहीं है और आई थिंक इट हैज जस्ट ब्रोकन आउट ऑफ अ ट्रायंगल। छोटा सा ट्रायंगल है, उसमें से निकला है और यहाँ पे आप स्टॉप लॉस रख सकते हैं 815
815 पे और टारगेट्स इन द वेरी शॉर्ट टर्म आई थिंक अराउंड 850 855 के आसपास होंगे। ठीक है, डीएलएफ एक बाई साइड की ट्रेड, स्टॉप लॉस 815 का मेंटेन करके चलिए। शिल्पा जी, आप क्या पिक कर रही हैं आज? गुड आफ्टरनून। मेरा ट्रेड अभी के लिए रहेगा ऑयल इंडिया पे। ऑयल इंडिया चला भी है, लेकिन यहाँ पे मुझे लगता है कि एक फ्रेश रेंज ब्रेकआउट आ रहा है। 460 के ऊपर इसका एक ब्रेकआउट बहुत ही स्ट्रांग है। मुझे लगता है यहाँ से 485 से लेके 500 इसके इमीडिएट टारगेट्स हो सकते हैं। कल तक ही आपको ये अचीव होते भी मिले। यहाँ पे स्टॉप लॉस आप 445 का मेंटेन कर सकते हैं एंड लुक फॉर टारगेट्स ऑफ 485 से 500। किसी को ऑप्शंस के थ्रू ट्रेड करना है तो आप एट द मनी 460 का ही कॉल ऑप्शन ले सकते हैं, जो रफली 21-20 रुपए के अराउंड है। तो यहाँ पे आप स्टॉप लॉस 15 रुपए का मेंटेन कीजिए एंड लुक फॉर टारगेट्स ऑफ 27 से लेके 30। ओके, चलिए अब मानस के पास चलते हैं। मानस, गुड आफ्टरनून। मानस, आपकी ट्रेड? गुड आफ्टरनून अनुज जी। तो देखिए, एमएनएम फाइनेंस पे खरीदारी करने की राय रहेगी। अगर आप देखें तो आज ही स्टॉक ने 20 डे और 10 डे मूविंग एवरेज को रिगेन किया। 50 डे मूविंग एवरेज को कुछ मिनटों पहले स्टॉक ने ब्रीच कर लिया। वॉल्यूम्स काफी बेहतर हैं, तो एमएनएम फाइनेंस पे 271 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करेंगे। 286 तक के टारगेट्स पॉसिबल हैं। अगर चाहे तो 280 वाला कॉल ऑप्शन ले सकते हैं। 7 रुपए 65 पैसे पे ट्रेड हो रहा है। इसमें आपको 5 रुपए 30 पैसे के स्टॉप लॉस से खरीदारी करनी है और 13 रुपए के टारगेट सेट करते हैं। एमएनएम फाइनेंशियल्स। अब चलते हैं रुचित के पास आज की कॉल के लिए। रुचित, गुड आफ्टरनून। क्या ट्रेड पिक कर रहे हैं आप? जी वेरी गुड आफ्टरनून वीरू जी, वेरी गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। वेल, पिछले 2 महीने का कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट ट्रेंड लिमिटेड में देखने मिल रहा है कि जहाँ पे एक कंसोलिडेशन पूरा हुआ था उसमें 7,230 7,235 ये एक हर्डल एक्ट कर रहा था और आज वो स्टॉक ने उसके ऊपर अपमूव अच्छे वॉल्यूम्स के साथ दे रहा है। तो आई थिंक यहाँ पे एक अच्छी ट्रेंडेड फेज रह सकती है। 7140 के नीचे स्टॉप लॉस रख के ट्रेंड में खरीदारी की सलाह रहेगी 7450 के अराउंड के टारगेट्स के लिए। ठीक है, 7140 स्टॉप लॉस मेंटेन करके ट्रेंड की बाई साइड की ट्रेड आपके लिए। आशीष जी, गुड आफ्टरनून। आपने क्या पिक किया है? गुड आफ्टरनून। तो थोड़ा सा रेपिटेटिव होगा, पर मुझे लगता है कि हमारी भी जो पिक है वो ट्रेंड लिमिटेड रहेगी। हालांकि इसकी चर्चा पहले भी कई बार हमने शोज पे की और अभी हमें लगता है कि एक बेहतरीन अप ट्रेंड के लिए स्टॉक तैयार हो रहा है। तो हम ये मानते हैं कि पहले तो एज अ डिस्क्लोजर स्टॉक काफी लंबे समय से हमारे पोर्टफोलियो एपेक्स पीएमएस में बना हुआ है और मुझे लगता है कि जो अच्छा खासा कंसोलिडेशन पिछले 3-4 महीने में हुआ वो अब कंप्लीट हो चुका है। मेरा मानना है कि अब 7,000 पे एक अच्छा बेस बना है और स्टॉक कहीं ना कहीं 8,500 तक की ट्रेजेक्ट्री आपको आने वाले समय में दिखा सकता है। तो ट्रेंड लिमिटेड हमारी टॉपिक रहेगी। अब इसके जो कारण है इसमें 3-4 चीजें हमें लगता है कि एक तो 823 जो फैशन स्टोर से कंपनी आज चला रही, जिसमें कि 228 वेस्ट साइड के हैं, ऑलमोस्ट 559 जूडियो के स्टोर्स हैं और 36 जो स्टोर्स हैं वो हम देखते हैं मिसबू समूह ऐसी कुछ ब्रांड्स हैं, इनके साथ भी इन्होंने काम कर रहे हैं, तो वो वैसे स्टोर्स हैं। और ग्रोसरी साइड पे 72 स्टार के स्टोर्स ये चला रहे हैं। अब हमें लगता है कि जो स्टार का जो बिजनेस है, स्टार बाजार का जो बिजनेस है, वो भी बहुत जल्द एबिटा ब्रेक इवन पे आने की तैयारी कर रहा है। और आपने देखा होगा कि पिछले 5 सालों में कंपनी की जो टॉप लाइन ग्रोथ है वो मोटा मोटी 36% के आसपास हुई, बट इस ड्यूरेशन में प्रॉफिट ग्रोथ काफी सिग्निफिकेंट हुई, जिसकी वजह से जो क्लियरली इंडिकेट करता है कि मार्जिन एक्सपांशन बहुत अच्छा हो रहा है। और आने वाले 5 सालों में हमें लगता है कि कंपनी की टॉप लाइन और प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ 40% के ऊपर केगर आने वाले 5 साल ग्रो हो सकती है, जिसके चलते हमें लगता है कि एक जबरदस्त ग्रोथ इस पूरे बिजनेस में आती हुई नजर आएगी। और एक चैलेंजिंग इन्वायरमेंट में जब कंज्यूमर बिजनेसेस काफी स्ट्रगल कर रहे थे, तब ट्रेंड ने एक बहुत अच्छी ग्रोथ दिखाई। तो मुझे लगता है कि ये जो अप ट्रेंड है ये कंटिन्यू रहेगा और यहाँ से मोटा मोटी 15 से 20% की अपसाइड हमें लगता है जल्दी ट्रेंड के स्टॉक में देखने को नजर आ सकती है। ट्रेंड आपकी स्क्रीन पे डे हाई पर आके ट्रेड करता है। मेरे आज के 2 स्टॉक्स जो है आई थिंक ओआई के आधार पे पिक किए थे। अभी टिप्पणी की थी 72.60 पे और अब ये 72.92 पे और वो पॉली कैब आ गया 74.40। मैं आऊँगा इस पर, लेकिन अनुज जो 2 स्टॉक्स जिन पे हमारी आज खुल के सुबह सुबह चर्चा हुई थी, और मारुति और एक चोला, एग्जैक्टली बिकॉज ऑफ दैट अशोक लेलैंड फैक्टर। अब इस तेज़ी को क्या चलाते चले अनुज, जो सही टाइम पे स्पॉट हो गया वो? वीरू, मेरा मानना यह है कि दोनों स्टॉक्स में एक फ्रेश तेज़ी की शुरुआत हुई है। ये बहुत जल्दी यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग की ना करें आप। और आई थिंक मारुति से ज़्यादा मुझे आज चोला की जो कॉल चली ना उस पर ज़्यादा खुशी हुई, क्योंकि वो एक जैसे कहते हैं ना एक लॉजिकल ट्रेड थी वो उस वजह से जब चली, क्योंकि एक तो थे सेल्स डेटा, अशोक लेलैंड का सेल्स डेटा आया और टाटा मोटर्स का सीवी का सेल्स डेटा आया। दूसरा था उनका आउटलुक।
कल टाटा मोटर्स ने बहुत पॉजिटिव आउटलुक दिया था सीवी सेल्स को लेकर, और अशोक लेलैंड का भी वही मानना है। देखिए, ज़्यादा सीवी अगर बिकें, ज़्यादा ट्रक बिकें तो उसका क्या मतलब है? एक सिंपल सवाल अगर आप किसी से पूछेंगे कि अगर इकोनॉमी में ट्रक ज़्यादा चल रहे हैं तो मतलब क्या हो रहा है? बहुत सिंपल है कि इकोनॉमी अच्छी हो रही है, बात खत्म। ट्रक, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे ट्रक ही सारे माल की ढुलाई करेंगे, जो इकोनॉमी में यूज़ होनी है उसको ट्रक ही यूज़ करेंगे। ये पूरा का पूरा ट्रांसलेट होता है रियल एस्टेट में, ये पूरा का पूरा ट्रांसलेट होता है सीमेंट में, ये पूरा का पूरा ट्रांसलेट होता है बाकी की चीज़ों में। और यही एक रीज़न होता है कि आप इस तरीके के मूव्स देखते हैं। अच्छा, एक और चीज़ होती है, इन कंपनियों के कोलेट्रल्स क्या होते हैं? फॉर एग्जांपल चोला हो गई या श्रीराम फाइनेंस हो गया, इनके कोलेट्रल्स क्या होते हैं? इनके कोलेट्रल ये ट्रक्स ही होते हैं। और वो ट्रक्स में जब इस तरीके की सेल्स में ग्रोथ आती है तो वो जो ट्रक की कोलेट्रल की वैल्यू होती है वो बढ़ती है अपने आप। तो ये सारे के सारे ना एक इकॉनमी में एक सर्कल होता है, ये पूरे की पूरी इकॉनमी एक सर्कल से घूमती है। तो ये एक वो सर्कुलर इम्पैक्ट आप देख रहे हैं आज मार्केट में, जो वो इसके लिए ये एक दो डेटा पॉइंट्स जो है ना, उसमें जब इस तरीके के मूव्स आते हैं उससे इम्पैक्ट आता है। मैं बार बार लेकिन एक चीज़ कह रहा हूँ, एक्चुअल अर्निंग सीज़न नहीं आया है अभी, ये सिर्फ हम एक कयास लगा रहे हैं ये डेटा पॉइंट्स देखकर और डिपॉजिट्स वगैरह देखकर कि शायद अब चीज़ें वाकई में इम्प्रूव हो रही हैं। और एक एक्सपेक्टेशन भी थी कि इलेक्शन के बाद थोड़ा गवर्नमेंट का खर्चा बढ़ेगा और थोड़ा सा चीज़ें आगे आएंगी। अच्छा वीरू, एक और चीज़ हुई थी, मैं थोड़ा टॉपिक से डाइग्रेस कर रहा हूँ, लेकिन आपको याद होगा हमने बात की थी पिछले हफ्ते, उससे कुछ दिन पहले, जब इंडसइंड बैंक ने अपना वो पोर्टफोलियो बेचने की बात की थी ऑलमोस्ट ज़ीरो पर। तो ये चीज़ें ना कई बार, आपने को याद होगा क्रेडिट एक्सेस का एक बहुत गंदा वाला डाउनग्रेड आया था। कई बार ये चीज़ें जो होती हैं ना, वो जब एकदम हाईएस्ट पेन पॉइंट होता है ना, उसके करीब आकर होती हैं, और वो सब मार्केट में उसके बाद प्राइसिंग हो जाता है। इंडसइंड बैंक दिखा दीजिए एक बार। तो ये सारी चीज़ें मिलकर मुझे लग रहा है कि एक साइन दिखा रही हैं मार्केट में। अब मैं बॉटम वर्ड यूज़ नहीं करना चाहता, लेकिन एक साइन दिखा रही है कि मार्केट में फाइनली एक स्टेबिलिटी आई है। इंडसइंड बैंक नहीं है क्या हमारे पास? एक बार इंडसइंड बैंक दिखा दीजिए। तो खैर एनीवे, और यहाँ पर मुझे लग रहा है कि ये देखिए, ये उस दिन से इस स्टॉक ने भी अच्छा खासा चलना शुरू करा है। अशोक लेलैंड, चोला, इस सब के स्टॉक्स की बात हो गई, बड़ा पॉजिटिव है। अच्छा, मीनवाइल एक बार वो 24,150 की कॉल देख लेते हैं वीरू, जो हम बात कर रहे थे। मैं हैरान था कि वो 15 रुपये पर ट्रेड कर रही थी उस समय, कोई लॉजिक नहीं था उसका उस समय 15-16 रुपये पे होने का। और आई थिंक वो अब ऑलरेडी 30 रुपये तो आ चुकी होगी, जिस तरीके से मार्केट भागा है। निफ्टी 24,180 पर आया, ये देखिए वो 15 की 48 बोलते बोलते स्क्रीन पर हुई है। आज दिन है वीरू चेस करने का मार्केट को। आज दिन है चेस करने का, नो डाउट अबाउट। आज क्या कॉल राइटर्स टाइप हुआ है अनुज? कल मैं देखा था कि जिसे कहते हैं ना अतिशोक्ति 24,000 की कॉल में कल का वाई कंसंट्रेशन था। कल तक खूब मज़े आए, करीब 29,68,000 का। अब जरा देखते हैं वहाँ पे क्या है। इन में दिखेगा 24,000 की एक बार। तो अब तो खैर इंटरडे में लॉन्ग बिल्डअप भी हुआ होगा वहाँ पे, बट क्या ट्रैप हुए हैं ऑप्शन राइटर्स आज जो है। मीनवाइल वी आर एट डे हाई 24,178। अब हम ऑलमोस्ट 200 के जोन को स्ट्राइक करने की तैयारी करते हुए। अच्छा, अब कुछ और ट्रेड्स पिक करते हैं जहाँ पे शॉर्ट कवरिंग पुरजोर तरीके से हावी है। लेट्स ब्रिंग जुबिलेंट। आज सुबह इनिशियली सिंक हुआ, लेकिन अब डे हाई पर आके ट्रेड करता हुआ। मानस, ये आपका ट्रेड हुआ करता था और अब स्ट्रॉन्ग मूव डे हाई पे 758। दैट मीन्स हम 2022 की हाईएस्ट ट्रेड में जाते हुए। अब आपका टेक क्या है? देखिए, यहाँ पर व्यू तो बहुत पॉजिटिव है। अगर आप एक पोजिशनल ट्रेडर हैं जो स्टॉक को 3 से 6 महीने के लिए रख सकते हैं, तब तो आपको 900 रुपए के टारगेट सेट करके चलने हैं। पैटर्न बहुत पॉजिटिव है। ट्रेडिंग के तौर पे डेफिनेटली एक बार आई थिंक स्टॉप लॉस को रिवाइज कर लें। 744 पे पोजीशन में बने रहें, क्योंकि नेक्स्ट टारगेट जो है वो 769 के आसपास का आता है। तो 11 रुपए का आपको और देखने को मिल सकता है। तो स्टॉप लॉस रिवाइज करके यहाँ पर बने रह सकते हैं। लेकिन अगर आप स्टॉक को होल्ड कर सकते हैं, तो ये तो हर गिरावट पे खरीदारी करने जैसा स्टॉक है। अगर आप पोजीशन ट्रेडर हो, 3 से 6 महीने के लिए पोजीशन को होल्ड करना चाहते हैं, तो आपके स्टॉप लॉस 690 के नीचे रहेंगे। चलिए अब आपको बताते हैं कुछ स्टॉक्स जहां पर आज ब्रोकरेजेस ने पॉजिटिव व्यूज़ दिए और स्टॉक्स में तेज़ी है। कोटक 2% ऊपर, बजाज फाइनेंस में तो शानदार तेज़ी है। इन दोनों शेयरों पर ब्रोकरेजेस क्यों बुलिश हैं? सिटी की रिपोर्ट आई थी दोनों पर। श्रेया से जानते हैं। श्रेया बताइए।
जी बिल्कुल, दोनों ही स्टॉक्स में शानदार तेजी और बजाज फाइनेंस तो टॉप गेनर्स में शामिल 6.5% से ज़्यादा तेज होकर कामकाज कर रहा है। सिटी की रिपोर्ट आई है और बजाज फाइनेंस को बाई की कॉल दी है, साथ ही कोटक बैंक को भी अपग्रेड कर दिया, उसको भी बाई की कॉल। लेकिन शुरुआत बजाज फाइनेंस से की जाए, टारगेट प्राइस जो है वो 8,150 रुपये प्रति शेयर कर दिया है और अभी ये 7,400 के आसपास कामकाज कर रहा है। रिपोर्ट ये कहती है कि लोन ग्रोथ में स्टेबिलिटी देखने को मिलेगी, इसलिए इसको ये बाई की रेटिंग दी है, क्योंकि फर्म को इसमें 11% का अपसाइड पोटेंशियल नज़र आ रहा है। साथ ही नेट इंटरेस्ट मार्जिन भी पॉजिटिव रह सकता है। हालांकि क्रेडिट कॉस्ट में मार्जिनल ही बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। Q3 में बात करें तो क्रेडिट कॉस्ट में 2.20% से लेकर 2.25% की बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। लेकिन ट्रिगर्स क्या है कंपनी के लिए? तो सबसे बड़ा ट्रिगर ये होगा कि क्रेडिट कॉस्ट गाइडेंस रिविजन एक बड़ा ट्रिगर हो सकता है बजाज फाइनेंस के लिए। अब आते हैं AUM की बात करते हैं। AUM ग्रोथ क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में 6% रहने की उम्मीद है। साथ ही साल दर साल की बात करें तो यहाँ पे 27% की तेज़ी फर्म को लग रही है, जो कि कंपनी को एक सपोर्ट देगी और एक अच्छा खासा पुश देगी। लेकिन मैनेजमेंट ट्रांजिशन कुछ भी होता है उस पर खासा फोकस करना होगा, वो एक अपडेट रह सकती है कंपनी के लिए। अब कोटक महिंद्रा बैंक पे चलते हैं। यहाँ पे टारगेट प्राइस 2070 का दिया है और यहाँ पे 16% का अपसाइड पोटेंशियल इस पर्टिकुलर काउंटर में फर्म को नज़र आ रहा है। जैसे कि मैंने सुबह बताया था कि लोन ग्रोथ मोमेंटम अच्छी रहेगी इस कंपनी के लिए, साथ ही पर्सनल लोन में तेज़ी एक्सपेक्ट कर रही है फर्म। क्रेडिट कॉस्ट एक्सपेक्टेशंस जो है वो ज़्यादा है इस पर्टिकुलर काउंटर से, साथ ही रेगुलेटरी रेस्ट्रिक्शंस अगर हटता है तो ये कंपनी के लिए कहीं ना कहीं पॉजिटिव ट्रिगर होगा। ओके, तो कोटक महिंद्रा बैंक और बजाज फाइनेंस। आशीष, बजाज फाइनेंस पर इन पर्टिकुलर क्या व्यू रहेगा आपका? आज बहुत अच्छा मोमेंटम है स्टॉक में। बिल्कुल अनुज, तो देखिए बजाज फिंसा और फाइनेंस दोनों ही स्टॉक हमारे पोर्टफोलियो में एज अ डिस्क्लोजर, और हमें बहुत ही अच्छी फ्रेंचाइज लगती है। हमारा ये मानना है कि वैल्यूएशन की जो कंफर्ट है वो बहुत अच्छी इस कंपनी पे आ चुकी है। तो आप देख रहे थे कि थोड़ा सा एक सबड्यूड एनवायरनमेंट बना हुआ था इन पर्टिकुलर NBFCs के अंदर में। बट अगर से आप आज बजाज फाइनेंस को देखें तो ये ट्रेलिंग बेसिस पे करीब 5 टाइम्स प्राइस टू बुक पे चल रहा है, जो एक समय पे 10-11 का प्राइस टू बुक ये कंपनी ट्रेड करती थी। तो आप देखेंगे कि एक बहुत ही लो वैल्यूएशन यहाँ पर पे इस समय पे इन कंपनीज का ट्रेड कर रहा है। और हमारा ये मानना है कि जो क्रेडिट ग्रोथ का एनवायरनमेंट है, कंजम्पशन का एनवायरनमेंट है, वो ग्रो होगा और जिसका डायरेक्ट बेनिफिट कहीं ना कहीं बजाज फाइनेंस और फिनसर्व जैसी कंपनीज को मिलेगा। तो हमें लगता है कि ये बहुत ही अच्छे एंट्री पॉइंट है। आज के एक दिन के मूव्स की वजह से ये कहना कि अब इनमें अपसाइड लिमिटेड होगी, तो मेरा ये मानना है कि अब ये शुरू हुए हैं, बहुत लंबे समय के बाद निकले। तो यहाँ पे मेरा मानना है कि बजाज फिनसर्व और बजाज फाइनेंस टिपिकली 80 to 100 तक की एक अपसाइड आने वाले दिनों में दिखा सकता है। तो एक बहुत टॉप पिक मेरे हिसाब से NBFC सेगमेंट में बजाज फाइनेंस बनती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल, बजाज फाइनेंस टॉप पिक NBFCs में, और जिस तरीके से इसमें मूवमेंट देखने को मिल रही है करंट मार्केट प्राइस पे भी एंट्री कर सकते हैं। अब चलते कुछ और सेक्टर के पास। 2025 न सिर्फ बाजार के लिए अब तक अच्छा रहा है, बल्कि IT शेयरों में भी इसने जोर भर दिया है। निफ्टी IT इंडेक्स में लगातार दूसरे दिन तेजी हमें देखने को मिल रही है, लेकिन तेजी के बाद भी ब्रोकरेज बुलिश नजर नहीं आ रही। क्या है वजह? CLSA की एक रिपोर्ट है, क्या कहती है वो रिपोर्ट, ये बताने के लिए मेरे सहयोगी कंचन नौटियाल मेरे साथ मौजूद है। कंचन, बताइए। जी, सबसे पहले अगर हम पूरे IT सेक्टर में ही CLSA का आउटलुक देखें तो उन्होंने कहा है कि डॉलर के मुकाबले जो हमें रुपए में कमजोरी देखने को मिली है, उससे नतीजों में हो सकता है कि हमें थोड़ा बहुत फायदा आता हुआ दिखाई दे, और जो मेजॉरिटी ऑफ कंपनीज है उसके EPS में हमें 3% तक का एक अपसाइड देखने को मिल सकता है। अगर पर्टिकुलरली कंपनी वाइज डेटा देखा जाए तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इन्फोसिस में। इन्होंने कहा है कि जो फिस्कल ईयर 25 है उसमें कॉन्स्टेंट करेंसी रेवेन्यू ग्रोथ की जो गाइडेंस है वो हो सकता है कि हमें घटती हुई नजर आए। पहले उन्होंने जो गाइडेंस दी थी वो दी थी 4.25% से लेके 4.75% तक, लेकिन ये कम होके हो गई है 3.75% से लेके 4.5% तक। साथ ही साथ अगर HCL टेक में देखा जाए तो यहाँ पे जो गाइडेंस है वो 3.5% से 5% के बीच में रह सकती है। और विप्रो की अगर बात करी जाए तो उन्होंने कहा है कि शेयर ने अभी काफी ज्यादा आउट परफॉर्मेंस दिया है, लेकिन इसके चलते इसको डाउनग्रेड भी कर दिया है। Q3 में अगर हम देखें तो यहाँ पे जो CC ग्रोथ है तो वो हमें फ्लैट साइड में देखने को मिल सकती है। कंपनी की अर्निंग्स की बात करी जाए तो वहां पे भी केवल 1% का हमें
एक फ्लैट मूवमेंट देखने को मिल सकता है। और इसके अगर पेयर से इसको कंपेयर करा जाए तो हो सकता है कि इसके अंदर हमें एक री रेटिंग देखने को मिले। पी की बात करी जाए तो ये हमें 24.4x देखने को मिल सकता है। और इस टाइम पे अगर पेयर से वापस से कंपेयर करें तो इसकी जो ग्रोथ है वो ज्यादा अच्छी चलती हुई नजर नहीं आ रही है। इनफैक्ट नोमुरा की भी आईटी के ऊपर एक रिपोर्ट आई है। अगर उनकी टॉप आईटी पिक देखें लार्ज कैप में तो इन्फोसिस और विप्रो, जहां पे इन्फोसिस में उन्होंने खरीदारी की राय दी है 2190 का लक्ष्य, और विप्रो में भी खरीदारी की राय 340 का लक्ष्य। अगर बात करें मिड कैप में आईटी में तो कोफोर्ज इस टाइम पे उनकी फेवरेट पिक है, और स्मॉल कैप में इक्लर्क्स, और इसके साथ ही साथ एल&टी टेक सर्विसेज में उन्होंने अपग्रेड दिया है और न्यूट्रल कॉल दी है, और यहाँ पे जो टारगेट है वो 4900 का कर दिया है। शुक्रिया कंचन इस आई थिंक पूरे नमूरा के स्मिथ कैप आईटी की रिपोर्ट पर बातचीत करने के लिए। आशीष, अब श्री गणेश हमारे इस अर्निंग सीजन का आईटी से ही होगा, और नो डाउट ये वो इंडेक्स है जो कि अपनी ऑल टाइम हाई ट्रैजेक्टरी में ये अर्निंग सीजन को विटनेस करेगा। सिंपली दैट मीन्स रिस्क रिवॉर्ड रेशो पोटेंशियली पिछली बार की तुलना में हमारा कम अच्छा है, बट कंसिडरिंग आई थिंक अर्निंग ग्रोथ उसके एक्सपेक्टेशन को देखते हुए, आपने सिंचे के नंबर्स को देखा था, उसको देखते हुए आपकी प्रेफर्ड बाइंग लिस्ट में क्या है स्पेशली इन मिड कैप आईटी? बिल्कुल। तो वीरेंद्र, बिल्कुल आपने सही कहा कि एक मूव जो आया है वो तो होप के चलते आया था, जब हमने देखा कि रुपी के अंदर में थोड़ी वीकनेस होना शुरू हुई, प्लस यूएस में जो इलेक्शन का आउटकम आया उसके बाद कहीं ना कहीं आईटी के अंदर एक अच्छी ट्रेंड आई। पर जो नंबर्स है वो तो अब जाकर के आप देखेंगे वहां पर पे एक पॉजिटिव रुझान आएगा, और उसके बाद जो री रेटिंग होगी वो फर्दर होगी। तो मेरे हिसाब से जो 2-3 साल आईटी ने अंडर परफॉर्म किया था 2021 से ऑलमोस्ट मिड ऑफ 2024, उसके बाद लास्ट 5-6 महीने में एक रिकवरी हमें देखने को नजर आई। मुझे लगता है ये ट्रेंड बरकरार रहेगा, और इसमें जो बड़ी ग्रोथ आएगी अर्निंग की वो टिपिकली आपने बिल्कुल सही कहा मिड कैप आईटी कंपनीज के अंदर में आएगा। और वहां पर पे हमें लगता है कि 3 से 4 कंपनियां जो फोकस में रखनी चाहिए। पहला तो होगा परसिस्टेंट, जिसने कंसिस्टेंटली खराब एनवायरनमेंट में भी अर्निंग ग्रोथ के अंदर में बड़ा पॉजिटिव सरप्राइज दिया। तो वहां मुझे नहीं लगता कि ट्रेंड के अंदर में कोई कमी रहेगी। ये बहुत ही बेहतरीन इसके आउट नंबर्स आते हुए नजर आएंगे। एज अ डिस्क्लोजर स्टॉक हमारे पोर्टफोलियो में भी है। दूसरी कंपनी होगी कोफोर्ज, जिसने अगेन एक बहुत ही बेहतरीन नंबर्स ऑफ लेट देना शुरू कर दिया, और हमें लगता है कि इसकी भी अर्निंग ग्रोथ बहुत ही पॉजिटिवली सरप्राइज करेगी। तो कोफोर्ज के अंदर में भी हमारा एक पॉजिटिव रुझान बना हुआ है। और तीसरी कंपनी जो हमें पसंद है वो है ओरेकल फाइनेंस। तो ओरेकल फाइनेंस के अंदर में हमने देखा कि उनके जो पेरेंट ने वहां पे भी गाइडेंस काफी स्ट्रांग दिया था, और जिसके चलते ये स्टॉक कंटिन्यूसली नए ऑल टाइम हाई छू रहा है। और अभी भी अर्निंग ग्रोथ के टर्म्स में हमें लगता है कि एक अच्छी ट्रैजेक्टरी आने वाले 2 से 3 साल देखने को नजर आएगी, जिसके चलते यहाँ पे भी करीब 14,000 तक की एक अपसाइड हमें लगता है कि ये साल में एटलीस्ट 1 ईयर बेसिस पे ओरेकल फाइनेंस के स्टॉक में देखने को मिल सकती है। तो ये 3 हमारी टॉप पिक्स रहेगी पूरे मिड कैप आईटी सेगमेंट के अंदर। ओके, मिड कैप आईटी में अगर आप देखें ये है आशीष जी की प्रेफर्ड स्टॉक लिस्ट। मीनवाइल मैं अपने स्क्रीन पे एक चीज़ दिख रहा हूँ कि आज जेम्स एंड ज्वेलरी स्पेस में और ज्वेलरी स्टॉक्स में बहुत स्ट्रॉन्ग मूव आ रहा है। लुक एट टाइटन। टाइटन आपकी स्क्रीन पे आएगा, ये आ रहा है टाइटन करीब 3376 पे डे हाई पर स्ट्रॉन्ग रिवर्सल, एक ही सेशन में 3 एवरेज को काटे। लुक एट कल्याण, मेरे ख्याल से मेरी टीम में था ये आज। सोमिल 784 है, क्लासिकल आई थिंक टेक्स्ट बुक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, और उसकी ऑलमोस्ट नेकलाइन 784 पे ब्रीच होती हुई। इस ब्रेकआउट को कैसे प्ले करना चाहिए सोमिल, और टारगेट क्या देख रहे हैं? बात करते करते करीब 787, और कोई कॉल ले सकते हैं इसमें सोमिल? You talk about Kalyan Jewellers, right? Yes, exactly. एक सेकेंड। बिल्कुल, ये कंसोलिडेशन में से अभी निकला हुआ है, तो आई थिंक और ट्रेड डेली मूविंग एवरेजेस के ऊपर ट्रेड कर रहा है। ऑन द अर्ली चार्ट्स एक छोटा सा फ्लैग पैटर्न था, वो ब्रेकआउट दिया है। मोमेंटम इंडिकेटर्स सारे बाय में है। आई थिंक यहाँ से अगर बाय लेना है तो 766 का स्टॉप लॉस लेके आप ओपन रखिए ये स्टॉक को, ट्रेल करते रहिए इनफैक्ट, और ऊपर की तरफ आई थिंक नेक्स्ट टारगेट वुड बी अराउंड ओके, कुछ ऑडियो में इशू है, चलिए एक काम करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तेज़ी के बाजार में भी पेट्रोनेट एलएनजी आज का एक्सीडेंट ऑफ द डे है। हालांकि कुछ रिकवरी आई है पिछले 5 मिनटों में, जब कंपनी ने वो क्लैरिफिकेशन दी है। एक बार इंटरडे चार्ट लेकर आइए इसका, पेट्रोनेट का। इंटरडे में ये करीब 7%, 7.5% तक नीचे था, अब करीब 5.6% नीचे। लेकिन एक बार रिविजिट करते हैं इसको कि आज ये इतनी बड़ी गिरावट
क्यों आई? क्योंकि एक रेगुलेटरी रिस्क यहाँ पर ओपन हुआ है। यतिन के पास चलते हैं। यतिन, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। और जैसे कि आपने कहा, एक रेगुलेटरी रिस्क इमर्ज हो रहा है, जिसके कारण सिटी ने इस पे सेल की रेटिंग दी है 310 रुपये के लक्ष्य के साथ। जो कंसल्टेशन पेपर आया है उसमें PNGRB ने ये कहा है कि पेट्रोनेट LNG जो रीगैसिफिकेशन चार्जेस लेती है उसके कारण जो है कंज्यूमर्स को एक हायर कॉस्ट भुगतना पड़ता है। इनफैक्ट जो रीगैसिफिकेशन चार्जेस हैं वो कंपनी हर साल बढ़ाती है, बावजूद इसके कि वॉल्यूम्स, केपेक्स और कैपेसिटी में एक ज़बरदस्त इजाफा हुआ है देश में। और क्योंकि यहाँ से भी मांग बढ़ने वाली है, रीगैसिफिकेशन चार्जेस बढ़ाने के कारण स्टेक होल्डर्स को नुकसान हो रहा है। तो कहीं ना कहीं ये रीगैसिफिकेशन चार्जेस के ऊपर एक रेगुलेटरी गाज गिरती हुई नज़र पड़ी है, जिसके बाद स्टॉक में आपको एक शुरुआती प्रेशर दिखा 5% का। उसके बाद इंट्राडे में स्टॉक 8% तक लुढ़क गया। अभी स्टॉक में एक रिकवरी है, क्योंकि थोड़े मिनटों पहले पेट्रोनेट LNG ने स्टॉक एक्सचेंजेस को ये इन्फॉर्म किया कि जो रीगैसिफिकेशन चार्जेस है इस पे PNGRB का किसी प्रकार का जुरिस्डिक्शन नहीं है। ये जो करार होता है प्राइवेट कंपनियों के बीच में होता है। तो पेट्रोनेट ऑलरेडी एक फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट के जरिए बहुत सारी गैस कंपनीज के लिए रीगैसिफिकेशन चार्जेस जो है वो लेती है, और किसी भी प्रकार की मोनोपोली जो है वो सेक्टर में नहीं है, जिसके कारण आप करार किसी के साथ भी कर सकते हैं। तो इस क्लैरिफिकेशन के बाद शेयर में लगभग 3-4% की रिकवरी आई। हालांकि कहीं ना कहीं इस बात का ओवरहैंग ज़रूर बना हुआ है कि आगे जाके शायद PNGRB रीगैसिफिकेशन चार्जेस को भी अपने दायरे में लाए। तो इसके बाद इसमें एक तगड़ा डेंट पड़ता नजर आया। शुक्रिया यतिन जी इस तमाम जानकारी के लिए। आशीष जी, चार्ट देखिए पेट्रोनेट का, जिस तरीके से इसमें आज गिरावट आई है, हालांकि फिर रिकवरी भी देखने को मिली क्लैरिफिकेशन के बाद। 5.5% से ज़्यादा अभी फिलहाल गिरकर कामकाज कर रहा है। क्या ये गिरावट एक मौका है, ऐड कर सकते हैं इसको पोर्टफोलियो में? क्या हिदायत देंगे आप इस पर्टिकुलर काउंटर में? तो शायद देखिए, हमारा ही मानना है कि जो पेट्रोनेट LNG जैसी कंपनीज है, यहाँ पर पे थोड़ी सी रेगुलेटरी रिस्क हमेशा बनी रहती है, और जिसके चलते आपने देखा होगा कि आप इन स्टॉक्स के पिछले 6 महीने 1 साल की भी अगर से आप परफॉर्मेंस देखेंगे तो ये बहुत ही साइडवेज रहते हैं। तो मेरे हिसाब से डेफिनेटली अगर से मैं एक बहुत ही शॉर्ट टर्म व्यू लूँ तो डेफिनेटली जो 350 से करेक्शन आया 320 के आसपास, वो एक अपॉर्चुनिटी है फॉर अ शॉर्ट टर्म ट्रेडर, क्योंकि बाउंस बैक वापस आएंगे। बट क्या ये स्ट्रक्चरली बड़े ट्रेंड की तरफ इशारा करते हैं? ऐसा मुझे नहीं लगता। तो मुझे लगता है एक साइडवेज ट्रेंड है। डेफिनेटली एज अ शॉर्ट टर्म ट्रेडर, यस, यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी है, एक पुल बैक को प्ले करने के लिए, एक शॉर्ट टर्म मूव को प्ले करने के लिए। बट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को मेरे हिसाब से इससे दूरी बनाए रखना चाहिए, क्योंकि मुझे नहीं लगता कोई बड़ी ट्रेंड या बड़े यहाँ पर पे अपसाइड देखने को नजर आ सकती है। ओके, चलिए निफ्टी पर एक बार वापस नज़र डालते हैं। वापस हम डे हाई पर 24,175 पर ट्रेंड है आज, ध्यान रखिएगा। और क्या पता 24,250, 24,300 तक के भी अगर आप आज ही मूव देख लें तो यू नेवर नो। मतलब कई बार थर्सडे पे जब मूव आते हैं और मार्केट शॉर्ट है, मार्केट ज़बरदस्त लेवल की शॉर्ट है। अब सिर्फ 13% लॉन्ग पोजीशन, बाकी शॉर्ट पोजीशन ऑल टाइम हाई शॉर्ट पोजीशनिंग मार्केट में। और डेटा अच्छा है, एक एक करके सारे सेक्टर्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं। एक बार निफ्टी का कंट्रीब्यूशन देखते हैं ज़रा। ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ कोई एक लॉपसाइडेड मूव है, एक स्टॉक आया जिसने मार्केट को कैरी कर दिया। इतनी बड़ी रैली में, 450 पॉइंट की रैली में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन 43 पॉइंट का। ये स्क्रीन का ही अगर आप एक पिक्चर ले लें तो ये आपको बता देगी कि इस समय मार्केट में क्या हो रहा है। नॉर्मली 430 पॉइंट के इंडेक्स के मुंह में कई बार होता है कि 150-200 पॉइंट एक ही स्टॉक कंट्रीब्यूट कर रहा है, लेकिन सिर्फ मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन सिर्फ 10% का इन्फोसिस की तरफ से। तो कितनी ब्रॉड बेस्ड ये रैली है वो इंडिकेशन है। HDFC बैंक, बजाज फाइनेंस, रिलायंस, इन सब स्टॉक्स का कंट्रीब्यूशन आ रहा है। 24,181 पर आ गए हैं हम बात करते करते। उस कॉल पर ध्यान रखिएगा जो हमने 24,150 की इस शो के शुरू में स्पॉट की थी, जो 15 रुपये की थी, अब वो करीब 40 रुपये पर है। और ये कह रहा था मुझे फीलिंग आ रही है यहाँ से आपको शायद अच्छे गेंस दे पॉसिबल है। चलिए काम करते हैं। इन सब की शुरुआत कहाँ से हुई आज? क्लियरली ऑटो सेल्स से मार्केट का फोकस था, और ऑटो सेल्स के बारे में कहा जाता है कि सबसे इम्पॉर्टेंट हाई फ्रिक्वेंसी इंडिकेटर होता है, क्योंकि सबसे रीसेंट डेटा होता है और एक अक्रॉस द बोर्ड आपको क्या चल रहा है इकॉनमी में उसका एक थोड़ा सा पल्स चेक कराता है। निफ्टी ऑटो इंडेक्स करीब 2.5% ऊपर है। अब तक कैसी सेल्स रही हैं? काफ़ी कंपनियां और बड़ी कंपनियां हैं जिन्होंने सेल्स या तो मीट की हैं एस्टिमेट से, या काफ़ी हद तक उनको बीट किया है। यतिन के पास चलते हैं और उसके बाद दीपाली के पास जाएंगे। दीपाली का फोकस होगा देश का सबसे बड़ा गाड़ियों का मेला भारत मोबिलिटी एक्सपो 2025, उस पर भी बात होगी। लेकिन इससे पहले यतिन के पास चलते हैं और जानते हैं कि अब तक सेल्स कैसी रही हैं, ऑटो सेल्स। यतिन, गुड आफ्टरनून, बताइए। गुड आफ्टरनून। और क्लियरली ऑटो सेल्स की बात करें तो दिसंबर का महीना टिपिकली लीन होता है। एक्सपेक्टेशंस ये थी कि सेल्स स्लो लेन में जाएंगी,
लेकिन कहीं ना कहीं ऑटो कंपनीज का प्रदर्शन टॉप गियर में रहा है। अगर हम बात करें स्पेसिफिकली पोस्ट मार्केट, येस्टरडे जो नंबर्स आए अशोक लेलैंड, जहां एक्सपेक्टेशन था कि सेल्स गिरेंगी, उसके बदले अशोक लेलैंड की जो कमर्शियल व्हीकल सेल्स हैं वो लगभग 5% बढ़ी। इसके अलावा अगर हम रॉयल एनफील्ड सेल्स की बात करें तो यहाँ आयशर मोटर्स ने कमाल कर दिखाया है। लगभग 80,000 यूनिट्स की बिक्री हुई है दिसंबर में, जब एक्सपेक्टेशन था लगभग 75,000 यूनिट्स का, और 30% की साल दर साल बेसिस पे आपको सेल्स ग्रोथ होती हुई नज़र पड़ी है। तो कहीं ना कहीं ये जो प्रदर्शन है काफ़ी शानदार रहा है। इनफैक्ट आज सुबह जब मारुति से CNBC आवाज़ ने बात की और हमारे नेटवर्क ने बात की, तो मारुति ने भी कहा कि जो कंसर्न्स थे वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा थे स्ट्रीट पे, लेकिन अब डीलर्स के पास केवल 9 दिनों की इन्वेंट्री है और कंपनी के पास 2 लाख गाड़ियों की बुकिंग अभी भी पेंडिंग है। और कहीं ना कहीं इसके बाद ब्रोकरेजेस भी उत्साहित नज़र पड़े। मॉर्गन स्टैनली की जो आज की ऑटो की रिपोर्ट है, उनके हिसाब से 2 व्हीलर रिटेल सेल्स थोड़े बहुत कमज़ोर है, लेकिन होलसेल्स में अभी भी दम है। 2 व्हीलर्स के बाद 4 व्हीलर्स की बात करें तो यहाँ भी ज़बरदस्त तरीके से ट्रैक्शन देखने को मिला है। मारुति का नंबर उनको सरप्राइजिंगली लगा है पॉजिटिव साइड पे, और उनका जो प्रेफर्ड स्टॉक आइडिया है वो है मारुति, महिंद्रा एंड महिंद्रा, हुंडई मोटर्स और अशोक लेलैंड। बिल्कुल, तो ये इस समय अब तक की सेल्स और मॉर्गन स्टैनली का एक व्यू। अब दीपाली के पास चलते हैं दिल्ली और जानते हैं कि देश का जो सबसे बड़ा गाड़ियों का मेला है, जो पहले ऑटो एक्सपो के नाम से जाना जाता था, अब वो भारत मोबिलिटी एक्सपो का हिस्सा होता है। 2025 के इस एडिशन में वहाँ से क्या उम्मीदें हैं? दीपाली, गुड आफ्टरनून, बताइए। गुड आफ्टरनून। और काफ़ी यूफोरिया इस बार इस एक्सपो को लेकर रहने वाला है, क्योंकि सियाम के मुताबिक हाईएस्ट नंबर ऑफ मैन्युफैक्चरर्स इस बार इस एक्सपो में पार्टिसिपेट करेंगे। तो पहले तो कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन दे देते हैं और उसके बाद हाइलाइट्स पर भी करेंगे फोकस। 17 जनवरी से ये ओपन हो रहा है, 22 जनवरी तक ये एक्सपो खुला रहेगा। भारत मंडपम प्रगति मैदान में इस पूरे एक्सपो का कार्यक्रम चलेगा और ऐसा माना जा रहा है कि इस बार का जो ये ऑटो एक्सपो रहेगा, ये अब तक का सबसे बड़ा और सबसे डायनामिक एक्सपो रहने वाला है। 1500 एग्जिबिटर्स इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं सो फार, जो नंबर सामने आए हैं, और 34 मैन्युफैक्चरर्स। तो मैन्युफैक्चरिंग के हिसाब से देखें, मैन्युफैक्चरर्स के हिसाब से माफ कीजिए, तो ये हाईएस्ट नंबर्स सो फार पार्टिसिपेट होते हुए दिखाई दे रहे हैं भारत मोबिलिटी एक्सपो में। आम जनता के लिए एक्सपो 19 जनवरी से ओपन होगा। अब इंपॉर्टेंट ये है कि इस एक्सपो से इस बार एक्सपेक्ट क्या करना चाहिए, तो क्लियरली फोकस ईवीज पर रहने वाला है। लेटेस्ट कार्स तो शोकेस की ही जाएंगी, फ्यूचरिस्टिक कॉन्सेप्ट भी दिखाए जाएंगे, लेकिन उसके साथ साथ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर खास फोकस रहने वाला है। सस्टेनेबल मोबिलिटी सॉल्यूशंस पर काफी फोकस रहेगा इस बार। जो ओनली ईवी ब्रांड्स है वो भी इस बार पार्टिसिपेट कर रही हैं और ये नंबर काफी अच्छा है। एथर है, ओला है, विनफास्ट है, BYD, टू नेम फ्यू। अगर विनफास्ट की बात करें तो ये एक नया नाम है जो कि पार्टिसिपेट करेगा इस बार के एक्सपो में। ये वियतनाम की ईवी कंपनी है जो कि इंडियन मार्केट्स में एंटर करने का प्लान कर रही है। अब बात करते हैं कि क्या की हाइलाइट्स रहेंगी, कौन से मेजर लॉन्चेस या अनवील्स इस बार हो सकते हैं। तो पहले 4 व्हीलर्स पर फोकस करते हैं और इस बार का जो सबसे बड़ा लॉन्च रहेगा वो रहेगी मारुति की इलेक्ट्रिक गाड़ी। पहली मास मार्केट ईवी मारुति की तरफ से 17 जनवरी को ये लॉन्च होगी, ई विटारा। हालांकि इससे प्रीवियस एक्सपो में कंपनी ने EVX एक इलेक्ट्रिक कॉन्सेप्ट शोकेस किया था, ये उसी पर बेस्ड है। नाम इसका इस बार ई विटारा कंपनी ने रखा है और इनफैक्ट इसमें जो बैटरी पैक रहेगा वो BYD से कंपनी सोर्स कर रही है। तो ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन सो फार हमारे पास है। इसके अलावा दूसरा बड़ा जो ग्लोबल प्रीमियर रहेगा वो रहेगा क्रेटा की ईवी। अब तक क्रेटा की जो ईवी आई हैं मार्केट में वो मास ईवीज नहीं रही हैं, लेकिन क्रेटा एक मास मार्केट ईवी रहेगी। तो एक इंपॉर्टेंट ये अनवील रहेगा हुंडई की तरफ से। इसके अलावा महिंद्रा एंड महिंद्रा ने हाल ही में जो अपनी ईवीज लॉन्च की हैं, अभी सिर्फ स्टार्टिंग प्राइस और एक वेरिएंट दिखाया था, लेकिन अब कंप्लीट लिस्ट ऑफ वेरिएंट और साथ ही साथ कंप्लीट प्राइसिंग कंपनी शोकेस करेगी इस बार के एक्सपो में। टाटा मोटर्स अपनी कर्व SUV में कुछ नए वेरिएंट्स ऐड करते हुए दिखाई देगा इस बार। और MG ने जो हाल ही में अपनी गाड़ी दिखाई थी साइबरस्टर, उसके प्राइसेस को रिवील करेगी इस बार के एक्सपो में। ये एक इलेक्ट्रिक स्पोर्ट्स कार है MG के पोर्टफोलियो से। अब 2 व्हीलर्स और कमर्शियल व्हीकल्स की बात करें तो यहाँ भी जो मेजरली फोकस रहेगा वो EVs पर ही रहेगा। TVS अपने जुपिटर के इलेक्ट्रिक वर्जन को लॉन्च कर सकता है, शोकेस कर सकता है। बजाज ऑटो की बात करें तो बजाज ऑटो नई CNG बाइक दिखा सकता है। सुजुकी भी अपनी नेक्स्ट जनरेशन एक्सेस 125 को शोकेस करेगा इस बार के एक्सपो में। हीरो मोटो की बात करें, हीरो मोटो ऑलरेडी एक सेपरेट इवेंट में एक नई बाइक और एक नई स्कूटर लॉन्च कर रहा है, लेकिन अगर हम ऑटो
ऑटो एक्सपो की बात करें तो यहाँ पर कंपनी अपनी 250 सीसी सेगमेंट की 2 नई बाइक्स अनवील करेगा, जो कि एक्सट्रीम 250R है और करिश्मा 250R। होंडा भी अपने 2 इलेक्ट्रिक स्कूटर्स के प्राइसेस को रिवील करेगा, जो कि अपडेटेड वर्जन्स आए हैं। एथर की तरफ से नया वेरिएंट आ सकता है, जो रिड्स फैमिली है ई स्कूटर की, जो ई स्कूटर है उसमें एक नया वेरिएंट ऐड कर सकती है। ओला इलेक्ट्रिक की अगर बात करें तो जो इलेक्ट्रिक बाइक है उसका प्रोडक्शन वर्जन शायद ओला यहाँ पर शोकेस करती हुई दिखाई दे, तो ये एक इंपॉर्टेंट इवेंट रहेगा। इसके अलावा अगर हम कमर्शियल व्हीकल स्पेस की बात करें तो टाटा मोटर्स हो या अशोक लेलैंड, ये अपने नए कमर्शियल व्हीकल्स को तो लॉन्च करेंगे ही, लेकिन वोल्वो आइशर कमर्शियल व्हीकल्स की बात करें तो यहाँ पर जो नई पोटेंशियल इलेक्ट्रिक बसेस या ट्रक्स हैं उनको शोकेस किया जा सकता है। तो काफ़ी बड़े लॉन्चेस एक्सपेक्टेड हैं, और जैसे आप 4 व्हीलर्स के लिस्ट देखें, 2 व्हीलर्स की लिस्ट देखें या कमर्शियल व्हीकल्स की, तो जो मेजर कॉन्स्टिट्यूशन रहेगा वो ईवीज का ही रहेगा। एक बात गौर करने वाली बात ये भी है कि अगर हम 2024 के ओवरऑल लॉन्चेस को कंपेयर करें तो ज़्यादातर फोकस और जो ज़्यादातर लॉन्चेस रहे वो ईवी स्पेस से ही आते हुए दिखाई दिए। बिल्कुल। अच्छा दिवाली, ये ऑटो एक्सपो ही है ना जो अब इसका भारत मोबिलिटी का हिस्सा बन गया है बेसिकली? पहले सिर्फ ऑटो एक्सपो हुआ करता था ना? राइट, पहले ऑटो एक्सपो होता था, अब भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो एक अम्ब्रेला है जिसके अंडर वेरियस शोज होंगे, जिसमें बैटरी शो भी होगा, टायर शो भी होगा, और उसके अंडर ये भारत ऑटो एक्सपो हो रहा है। बिल्कुल, ये 1986 में ऑटो एक्सपो शुरू हुआ था। श्रेया, आप तो शायद पैदा भी नहीं हुई होंगी तब। और मुझे याद है जब हम स्कूल में थे, बीरू को याद होगा, बीरू जब स्कूल में थे तब हर 2 साल में एक बार हुआ करता था ऑटो एक्सपो, और तब प्रगति मैदान में हुआ करता था तब। अब तो खैर वो पूरा नक्शा चेंज हो गया उसका। तब तो प्रगति मैदान में एक तरफ अप्पू घर हुआ करता था और इसमें फिर वो ऑटो एक्सपो हुआ करता था, और तब हम सब जाया करते थे। उस समय मतलब मज़ा आया करता था ऑटो एक्सपो जान के, क्योंकि बस वहीं पे सारी गाड़ियाँ देखने को मिलती थी, और तो कोई मतलब तरीका था नहीं गाड़ियाँ देखने का। मैंने भी कवर किया सर, बाय द वे 2 साल ऑटो एक्सपो, जब मैं दिल्ली में थी। बट मैं अपने स्कूल की याद दिला रहा हूँ, वो वीरों को भी याद होगा अच्छे से। मेरी रीच दिल्ली तक नहीं था, क्योंकि सिंस हरिद्वार मैं पहली बार एनडीए का पेपर देने दिल्ली में आया था, आप यकीन मानिए। 1990 मतलब जब मैं 12th में था, पहली बार एनडीए पेपर देने दिल्ली आया था, तो मैंने कभी नहीं देखा। अपन सिर्फ जाते थे एक जगह, और वो था बीएचएल का कैंपस। हाँ, खैर एनीवे जो दिल्ली के हैं उनको पता होगा। ये ऑटो एक्सपो जो है उस समय पे काफ़ी फेमस हुआ करता था, अभी भी है। खैर इस पर नज़र आएगी हमारी। खैर, और आज ऑटोज़ पर काफ़ी पॉजिटिव व्यू रहा भी है, इसने काफ़ी मार्केट को भी संभाला है। इस पर बात कर लेते हैं। हमारे साथ प्रकाश दीवान भी जुड़ गए हैं अब। प्रकाश जी, गुड आफ्टरनून। सबसे पहले मारुति से शुरुआत करते हैं। ऐसा क्या हुआ जो एकदम से मारुति ने इतने स्ट्रॉन्ग नंबर्स डिलीवर कर दिए, और जो स्टॉक में रिएक्शन आया कल और आज में मिलाकर करीब 10% की रैली, उसको कैसे देख रहे हैं आप? गुड आफ्टरनून वीरू, हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। देखिए, जो ये मंथली सेल्स के नंबर को हम डाइसेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं ना, इसमें थोड़ा सा गहराई में अगर जाएं तो एक चीज समझ आ रही है कि मारुति ने 2 महीने में जो प्रोडक्शन किया उससे ज्यादा 40,000 गाड़ियां बिकी हैं। इफ यू एड अप नवंबर दिसंबर के टोटल नंबर्स, तो हुआ ये है कि उन्होंने जो डीलर लेवल पे जो फेस्टिव सीजन में रीस्टॉकिंग हुई थी उसको खाली करा है। और थोड़ा सा चेंज ये आया है कि नीचे वाले जो कॉम्पैक्ट और मिनी वाले जो मॉडल्स, जिनको ए और बी कैटेगरी के हम कहते हैं, जो सिलेरियो और एस्प्रेसो और इस टाइप के जो ये है वहाँ, और खास करके इग्निस को देखिए, तो इन सब के नंबर्स बड़े इंटरेस्टिंग हैं कि वहां पे एक रिवाइवल सा आया है। बट एक और चीज बता दूं आपको कि जो फीडबैक मिला है मार्केट से और डीलरशिप से, ये काफी डिस्काउंट्स भी इसमें लगाए गए हैं। ये नहीं है कि ये एमआरपी पे जो इन्होंने कोटेड प्राइस है उसी पे सब कुछ बेच दिया है। तो कई जगह 15-20%, और आप आए दिन देखते रहे पेपर्स में, न्यूज़पेपर्स में डिस्काउंट्स के ऑफर्स, ये वो hyundai की तरफ से, मारुति की तरफ से आते रहे। तो हुआ ये कि डी स्टॉकिंग हुई है, उसकी वजह से थोड़े से सेल्स आपको ब्राइट लग रहे हैं। अदरवाइज और मारुति का प्लांट साल में एक बार जब बंद करते हैं, ईयर एंड पे टिपिकली दिसंबर में करते हैं, क्योंकि लोगों की जो चेष्टा रहती है कि दिसंबर के बाद जनवरी में हम ले नया मॉडल 2025 का लिया जाए, 24 का नहीं। उससे एक आपकी रीसेल वैल्यू हमेशा एक बरकरार रहती है। तो कई चीजें हैं, तो बहुत इसमें आई एम नॉट वेरी एक्साइटेड कि ये ट्रेंड कोई चेंज हो रहा है। ट्रेंड चेंज जरूर हुआ है कि एंट्री लेवल कार्स में भी एक रिवाइवल आया है। दैट आई थिंक इज अ ग्लिमर ऑफ होप, जिसकी वजह से हो सकता है कि आगे चल के आपको वॉल्यूम्स पिकअप होता हुआ दिखे। पर जो गाड़ियां बिक रही है, एसयूवी मार्केट अभी भी 50% शेयर है, और उसमें हर एक होड़ उसी में है।
कि हम कैसे इसको प्रीमियम साइड में हम लोग कमाई कर सके, मार्जिन्स ग्रो कर सके। सो इंटरेस्टिंग है, लेकिन इस क्षेत्र को देखने के लिए थोड़ा सा आपको लॉन्ग टर्म व्यू अगर लेंगे तो मारुति से अच्छा आपको M&M लगने लगेगा। M&M में बहुत चीजें चेंज हो रही हैं, और खास करके उनका जो इलेक्ट्रिक प्लेटफॉर्म लॉन्च हो रहा है, उसमें जो गाड़ी लॉन्च हो रही है, उनकी क्वालिटी और प्राइस पॉइंट को देख के मुझे लगता है कि वो एक बहुत बढ़िया ग्रोथ एरिया रहेगा। और जो ट्रेडिशनल इलेक्ट्रिक कार्स है, मैं इलेक्ट्रिक कार्स में भी आप देखिए 3-4 साल से टाटा मोटर्स ने जो पहल की, वहां पे अभी एक थोड़ा सा एक स्टैग्नेशन सा आने की उम्मीद हो रही है। लोग ट्राई कर चुके हैं, आजमा चुके हैं, और अब नए वर्जन्स की जो कार है जो महिंद्रा के लॉन्च की है, वहां पे एक शिफ्ट होने की उम्मीद बन रही है। सो इंटरेस्टिंग है, चीजें बड़ी रैपिडली चेंज हो रही है, बट हाँ मेरे हिसाब से नंबर्स इंटरेस्टिंग रहे, उसकी वजह से ये थोड़ा सा मार्केट में अंडर ओन थे मारुति का शेयर। तो मेरे साथ, और एज ए डिस्क्लेमर, मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में काफी समय से है, IPO के समय से है इनफैक्ट। तो डिस्काउंटिंग थोड़ी सी है, उस वजह से सेल्स बढ़े हैं, बट कितना प्रॉफिटेबल होगा ये थोड़ा सा अभी आगे चल के दिखेगा, जब हम नंबर्स क्वार्टरली अर्निंग्स की तरफ रुख बनाएंगे। अनुज, देख रहे हैं आप, एक मैं और अब दो प्रकाश, एक मैं और दो प्रकाश जो हैं वो M&M के फेवर में है। ये अच्छी बात है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। प्रकाश सर, ये तो बात हो गई ऑटो की, और राइटली पॉइंट आउट आपने कि M&M की वो बात आपकी बिल्कुल सही मुझे लगी कि EV जिस प्राइसिंग पे लाए हैं, जो क्वालिटी और आई थिंक जो फीचर्स, दैट्स क्वाइट इम्प्रेसिव। बट अब बात करते हैं सर 2025 की। पहले तो आपको नववर्ष की शुभकामनाएं मेरी तरफ से। 2025 के लिए बहुत अच्छी तरीके से तेज़ी के लिए पॉइस्ड, और जहां पे इस वक्त अर्निंग्स को देखते हुए, अर्निंग्स की स्ट्रॉन्ग एक्सपेक्टेशन को देखते हुए आपको प्राइस डिफरेंशियल वाकई 6 करने लायक सबसे अच्छा लग रहा है। खरीदारी के लिए इस वक्त वाजिब क्या है इस वक्त? इंटरेस्टिंगली क्या हो रहा है कि जो US मार्केट की तरफ से चिंताएं बनी हुई हैं, जो काले बादल घेराए हुए अभी भी हैं, और इस वजह से है कि अनसर्टेनिटी है कि ट्रम्प साहब आएंगे, उनकी सरकार किस टाइप का पॉलिसी का रुख अपनाती है, किस टाइप की सौदेबाजी चलेगी बाकी मार्केट्स, बाकी इकोनॉमीज के साथ। सो उस लिहाज से मुझे लगता है कि थोड़ी सी एक्टिविटी कम रहेगी। आज भी अगर आप देखें तो बहुत जो मार्केट बड़ी है, वो निफ्टी और सेंसेक्स में आपको बहुत बढ़िया चाल दिखी, उसमें कंट्रीब्यूशन कई हेवी वेट्स का आ चुका है, इस वजह से है। बट ओवरऑल 2 महीने मेरे हिसाब से, हो सकता है 3 भी हो जाए, थोड़े से नरम रह सकते हैं, वॉलेटाइल रह सकते हैं, और बहुत बढ़िया एंट्री के पॉइंट्स आपको मिलेंगे। और हम याद रखिएगा, इस बार का यूनियन बजट बहुत अहम हो जाएगा। और 1 फरवरी को जो मार्केट को सुनना है इन टर्म्स ऑफ लॉन्ग टर्म ग्रोथ के अगले 4 साल में क्या क्या चीजें सरकार कर पाएगी इन टर्म्स ऑफ रिफॉर्म्स, और खास करके कंजम्पशन को ड्राइव करने के लिए जो डाउनस्ट्रीम केपेक्स है वो कैसे बढ़ेगा, किस एरिया में बढ़ेगा। तो आसार तो ऑलरेडी लग रहे हैं कि सरकार को भी समझ आ रही है कि ये चीज करनी जरूरी है। पिछले साल नहीं कर पाए फॉर वेरियस रीजंस, इतने सारे इलेक्शंस थे, जनरल इलेक्शन थे, तो अब जाके आपको एक पिच जो है वो क्लियर दिख रही है कि इस पे आके फुल उस पे बैटिंग की जाएगी। मार्केट को वो पसंद आएगा, लेकिन उससे पहले हो सकता है कि कुछ लोग प्रॉफिट बुक करके साइडलाइंस पे बैठे, कैश पे बैठे, और वो एक मेरे हिसाब से जायज वो है, व्यू है। बट सेक्टर्स वाइज अगर आप पूछें 2025 में, अभी भी मुझे लगता है कि फाइनेंशियल्स में जिस टाइप के एक री रेटिंग की जरूरत है वो बाकी है, और जैसे ही केपेक्स अनाउंस होगा आपको फाइनेंशियल सबसे पहले दौड़ते हुए दिखेंगे। ग्लोबली ठीक ठाक हो गया तो आपको केमिकल्स और IT में भी एक मूव अच्छा खासा दिखेगा, और हमारे लिए फार्मा विल प्रोबब्ली बी अ वेरी गुड सेवियर, जिसकी वजह से हम ग्लोबल मार्केट्स में पार्टिसिपेशन, ग्लोबल इकोनॉमी में, और खास करके US के इकोनॉमी में पॉजिटिवली पार्टिसिपेट कर सकते हैं विद स्केल। पिछली बार जो हमने पार्टिसिपेट किया था 6-7 साल पहले, आप देखिए हिंदुस्तान की फार्मा कंपनीज जो बड़ी हुई, जब एक बहुत बढ़िया फेज आया था, जब ल्यूपिन, सन फार्मा, रेड्डीज, ये सब बड़े कंपनीज बन गई एकदम से, वैसा एक फेज आएगा जिसमें मिड साइज कंपनीज को भी एक मौका मिलेगा अपने आप को नेक्स्ट लेवल पे जाने का और प्रॉफिटेबली जाने का। सो ये उम्मीद तो यही है, बट ऑफ कोर्स बॉटम ऑफ स्टॉक स्पेसिफिक पिकिंग तो चलती रहेगी, लेकिन मेरे हिसाब से ये महीना, थोड़ा सा महीना 1.5 महीना वॉलेटिलिटी वाला रह सकता है, और वॉलेटिलिटी हमेशा आपको एक अच्छा एंट्री पॉइंट देने की गुंजाइश है। जी बिल्कुल, IT और फार्मा 2 ऐसे सेक्टर्स जो 2025 में फोकस में रह सकते हैं। प्रकाश जी, गुड आफ्टरनून, श्रेया बात कर रही हूँ मैं। पहले तो आपको नव वर्ष के हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू श्रेया।
सर ऑटो सेक्टर पे वापस आते हैं, हालांकि हम वही चर्चा कर रहे थे, जब टू व्हीलर्स का नाम लेते हैं तो रॉयल एनफील्ड एक ऐसा नाम है जो सबके ज़बां पर पहले आता है, और आइशर मोटर्स आप देखें आज टॉप गेनर्स में शामिल 8% की तेज़ी यहाँ पे देखने को मिली। और दिसंबर में रॉयल एनफील्ड्स के जो सेल हैं वो 79,466 यूनिट सिर्फ दिसंबर में बिकी है, जो पहले मंथ से अगर कंपेयर करें तो काफ़ी ज़्यादा है। इसको कैसे रीड कर रहे हैं, क्या आने वाले समय में इसमें और तेज़ी देखने को मिल सकती है, और इस पर्टिकुलर काउंटर में क्या स्ट्रैटेजी फिलहाल अपनाना चाहिए? आपको भी शायद नव वर्ष की बहुत ढेरों शुभकामनाएं। जो आइशर मोटर्स का सेल्स पैटर्न रहा है पहले भी, अगर आप उसको देखें तो वो हमेशा लंपी रहा है, मतलब 2-3 महीने फ्लैट जाते हैं या माइल जाते हैं और एक पर्टिकुलर उसमें होता है। उसका कारण ये है कि ये बंचिंग अब जब होती है, मतलब इनके जब बुकिंग्स होती हैं, आप आज भी अगर जाएं तो कोई रॉयल एनफील्ड के कुछ मॉडल्स हैं उनकी टेस्ट ड्राइव राइड करने के लिए भी आपको वेटिंग है। तो वो इसलिए होता है कि इनकी प्रोडक्शन मास नहीं है एज कम्पेयर टू हीरो या बजाज या सब। तो इसमें क्या होता है कि सेल्स ये रहेंगे, और कहीं ना कहीं जो पिछले पूरे साल में अगर आप देखें, मतलब ये 9 महीने में देखें FY25 के अप टू दिसंबर, तो सेल्स ऐसी नहीं हुई है कि आपको लगे कि ये बहुत ज्यादा हो गई है, बट वैल्यूएशन जो है वो हमेशा थोड़े से स्ट्रेच रहते हैं, इस वजह से कि प्रीमियम वो माना जाता है, वैल्यू ज्यादा है। अगर कुछ गाड़ी 75,000 गाड़ी भी अगर बिक जाए तो ये उतना सेल कर लेते हैं जो हीरो मोटो को शायद 1.25 लाख गाड़ी बेचने में करना पड़ता है। सो वो एडवांटेज की वजह से ये प्रीमियम हमेशा रहेगा। मुझे लगता है स्टॉक इज वेल प्राइस, इसमें अभी इतनी गुंजाइश नहीं है। अगर आपको टू व्हीलर्स में फोकस करना है तो आप हीरो पे करिए, क्योंकि रूरल इकोनॉमी में अगर कोई चेंज आता है कंजम्पशन पैटर्न में तो टीवीएस और हीरो में आपको जल्दी एक चाल दिखने को मिलेगी, और वो सस्टेनेबल भी शायद रह सकती है। आइशर इज मोर रिलेटेड टू अर्बन कंजम्पशन, तो वहां पे मुझे नहीं लगता कि एक बहुत बड़ा ट्रेंड चेंज हो रहा है। अभी देखेंगे, अगर एक आध महीना और इस टाइप के नंबर आंकड़े आए तो अलग बात हो जाएगी, बट फोकस मेरा 4 व्हीलर्स पे है, उसमें महिंद्रा इज प्रोबब्ली वेरी गुड। प्रकाश जी, थैंक यू सो मच, और आपको एक बार फिर से नववर्ष की शुभकामनाएं। थैंक यू अनुज, मीनवाइल थैंक यू सो मच। एक बार निफ्टी वापस लेकर आइए, 24,211 पर गए हम, वो कॉल लेकर आइए जरा एक बार। मैं बहुत कम वैसे इस तरीके की कॉल्स पर बात करता हूँ, क्योंकि मेरा मानना है कि इसमें काफ़ी लोगों का नुकसान होता है। तभी करता हूँ जब मुझे लगता है कि कोई मूव आ रहा है। वो जब हम बात की थी कि 15-16 रुपये का प्रीमियम ये 80-90 हो जाए तो मुझे हैरानी नहीं होगी। 70 रुपये के करीब तो हम ऑलरेडी यहाँ पर पहुँच चुके हैं 24,150 की कॉल पर। और वीरू, मैं जिस कहता ना वीरू को रखेगा स्क्रीन पर, आज हमारी बात हुई ना कि आज चेजिंग वाला डे है, तो चेजिंग वाले डे ऐसे होते हैं। अब अगर आपने इसमें बड़ा पैसा बना लिया है ना, तो इस बड़े पैसे को लेकर 24,200 में शिफ्ट हो जाए। बहुत सिंपल स्ट्रैटेजी है इस मार्केट में अभी, क्योंकि अब वो 20 रुपये पर है। अब अगर वो चलेगी तो वो भी हो सकता है आपको और 50-60 तक का मूव दिखा दे, क्योंकि इस समय मोमेंटम आ रहा है मार्केट में। आज ये मोमेंटम वाली मार्केट, आज ये कॉल राइटर्स को अच्छा वाला ट्रैप करेगी, जिसमें 700%, 800%, 1000% कॉल के प्राइसेस बढ़ जाते हैं ना। आज ये उस तरीके से मूव करेगी। 200 भी दिखा दीजिए एक बार जरा, 24,200 की कॉल, वो भी फायर कर दीजिए एक बार जरा, क्योंकि अब मुझे लग रहा है कि आपको इसमें से निकल कर 24,150 से निकल कर चाहे तो 24,200 में आ जाए। ये देखिए, ये भी 20 रुपये की है, और अभी तो शायद 3 PM मूव बाकी है वीरू। अनुज, याद है आपको गुरुकुल में हम सीख रहे थे एक दिन, जब हमारा गुरुकुल 2 था, जब तीसरे कॉल राइटर का जोन कट जाए तो कभी भी जिंदगी में कॉल मत बेचिएगा, है ना। आज तीसरा कॉल राइटर था 24,000 का, उसके बाद देखिए सही कहा था आपने, 15 की एक कॉल 65 रुपये हो गई। 24,215 वी आर ए डे हाई। शानदार मूव है। मीनवाइल कुछ ट्रेड्स को स्पॉट कर लेते हैं। यहाँ पे भी एक ऑटो पे डिस्कशन हुआ, हम करीब अब 24,221, अब कभी भी किसी भी पल में अगर आप देखें, हम शायद ये जो तेजी है वो 500 अंकों की हो जाए। 4 का चौका के 4 ट्रेड्स, सस्ता ऑप्शन शिल्पा जी के सौजन्य से आएगा, FNO सुपरस्टार माना जी के सौजन्य से आएगा, चार्ट के चमत्कार सोमिल मेहता जी के सौजन्य से आएगा, और मिड कैप फंडा आशीष चतुर्मोता जी पिक करेंगे आज। शिल्पा जी, आपका ट्रेड क्या पिक कर रही हैं? सस्ता ऑप्शन। जी वीरेंद्र जी, सस्ता ऑप्शन है सोना कॉम्स में। सोना कॉम्स पिछले 3 दिन से ये 600 के जोन्स पे एक अटेम्प्ट ले रहा है। मुझे लगता है कि जैसे ये 600 को ब्रीच करेंगे ऑन द अपसाइड, आपको बहुत क्विक मूव टुवर्ड 630 640 आ जाएगा। तो थोड़ा सा प्रीएम्प्टिव है, लेकिन मुझे लगता है कि इसमें रिस्क लेना चाहिए अभी। तो 600 का कॉल ऑप्शन जो रफली 21 रुपए में ट्रेड कर रहा है, आप इसमें पार्टिसिपेट कीजिए। स्टॉप लॉस आप यहाँ पे 16 रुपए का रखिए। पहला टारगेट जो रहेगा वो रहेगा 30 का, इसके ऊपर सस्टेन होता है तो 36 के नेक्स्ट टारगेट्स।
ओके, सोना का 600 का कॉल, रीसेंट एंट्रेंट है एफएनओ में, ध्यान रखिएगा। मानस जी, आपने क्या पिक किया एफएनओ सुपरस्टार में? अनुज जी, आई थिंक रिलायंस इंडस्ट्रीज पे ध्यान देना चाहिए। दो चीजें हैं। सबसे पहले तो हाई टॉप साइड बॉटम पे कंफर्मेशन है। दूसरा, अगर आप आरएसआई भी देखेंगे तो पॉजिटिव डाइवर्जन बना है। स्टॉक ने 10 डे और 20 डे मूविंग एवरेज को टेस्ट किया, 10 डे मूविंग एवरेज को रीगेन कर लिया है। तो रिलायंस के फ्यूचर में जो कि 1251 है, वहां पर खरीदारी करने की राय रहेगी। 1239 1239 का आपको स्टॉप लॉस लगा के एक लॉन्ग साइड ट्रेड लेना है और 1275 1275 के टारगेट सेट करने हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज के फ्यूचर में। अगर चाहें तो ऑप्शन ट्रेड ले सकते हैं। 1250 का कॉल ऑप्शन जो 25 रुपए पे ट्रेड हो रहा है, वहां पर आप 19 रुपए की स्टॉप लॉस खरीदारी कर सकते हैं और इस ऑप्शन में 37 रुपए के टारगेट सेट कर सकते हैं। ठीक है, रिलायंस इंडस्ट्रीज एफएनओ सुपरस्टार के लिए। चार्ट का चमत्कार के लिए क्या पिक कर रही हैं सोमिल जी आप? मैं पिक कर रहा हूँ एशियन पेंट्स, और एशियन पेंट्स में एक छोटा सा एंडिंग डायगोनल पैटर्न बना है। आर्ली चार्ट्स में वो ऊपर की तरफ ब्रेकआउट मिल चुका है। एवरेजेस के आर्ली एवरेजेस के ऊपर ट्रेड कर रहा है, 20 और 40 एवरेज के ऊपर। हाई टॉप हाई बॉटम फॉर्मेशन है, तो यहाँ पे एक स्टॉप लॉस लगाएंगे 2294 का स्टॉप लॉस, और ऊपर के तरफ जो टारगेट होंगे वो होंगे 2430। ओके, एशियन पेंट्स पे आपका बाय कॉल। ये सारे के सारे अगर आप देखें वो रिवर्सल ट्रेड हैं, और इनकी खासियत ये है कि इनमें सब्सटेंशियल शॉर्ट थे और शॉर्ट जो है वो थ्रस्ट जनरेट कर रहे हैं, शॉर्ट कवरिंग। आशीष जी, आपका आज का मिड कैप फंड है, क्या पिक कर रहे हैं आप? बिल्कुल, तो देखिए कैपिटल मार्केट्स की जो थीम है वो हमें पसंद है और इसमें हमने कई स्टॉक्स अलग अलग समय पे बात की है। नुवामा की, सीडीएसएल, केफिन टेक्नोलॉजीज और 361 जैसे स्टॉक्स की चर्चा हुई है। मुझे लगता है इस स्पेस में जो कंपनी है मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड, यह भी हमें काफ़ी पसंद आ रही है, क्योंकि इनका जो एक तरीके का मिक्स है वो अब कहीं ना कहीं काफ़ी फोकस जो है वेल्थ मैनेजमेंट पर आ रहा है। एसेट मैनेजमेंट के बिजनेस में इन्होंने 1 लाख करोड़ के ईएम को क्रॉस कर लिया है, और ओवरऑल ईएम अगर से आप कंपनी का देखेंगे तो आज 4 लाख करोड़ के ऊपर का ईएम ये कंपनी आज की डेट में मैनेज करती है। और सबसे अच्छी बात है कि जो कैपिटल मार्केट्स का जो बिजनेस है वो आज की डेट में करीब करीब 71% का रेवेन्यू ग्रोथ रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन करता है। बट एसेट और वेल्थ मैनेजमेंट के जो बिजनेस है वहां से भी मोटा मोटी 20% का कंट्रीब्यूशन अब इस कंपनी का आना शुरू हो गया, जो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिकरिंग रेवेन्यू के टर्म्स में ग्रोथ देखी जा रही है। और ओवरऑल हमारा मानना है कि जिस तरह से 13-14 करोड़ डीमेट अकाउंट हो चुके हैं, इनमें एक अच्छी सिग्निफिकेंट ग्रोथ हमें देखने को नजर आ रही है, तो उसका क्लियर बेनिफिशियरी इस तरह की फर्म्स को मिलेगा। तो मोतीलाल ओसवाल हमारी टॉपिक रहेगी इस पूरे सेगमेंट में। हमारे एज अ डिस्क्लोजर ये स्टॉक हमारे पोर्टफोलियोज में भी है। टेक्निकली मैं देखूं तो 950 पे एक बड़ा ब्रेकआउट हुआ है, तो 950 के स्टॉप लॉस के साथ इसमें खरीदारी हमें लगता है करनी चाहिए, और 1250 तक की एक अपसाइड मैं समझता हूँ स्टॉक में करंट लेवल से देखने को नजर आ सकती है। ओके, चलिए, चारों के चारों ट्रेड्स पूरी हुई अब इस समय, और अब थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। मार्केट अब मूव काफ़ी एग्रेसिव हो रहे हैं मार्केट में। निफ्टी 24,225 तक गया, अब 24,204 पर। इंटरेस्टिंग है, अब देखते हैं कुछ 3 बजे के लिए बचा भी है या नहीं। 24,226 तक गया, वो कॉल जो थी वो 82 तक होकर आई, मतलब वो जो हमारे 80 से 90 का जो एक व्यू था उस पर एक मुहर लगाकर वहाँ से थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आई उसमें। अभी भी 70 पर है, वैसे ऐसा नहीं है कि कोई ज़्यादा कोलैप्स हो गई है, 60 पर हो गई है अब थोड़ा सा। अब एकदम से मार्केट में थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आई। 3 PM मूव की वजह से थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आई। 24,187 पर आए हम, 24,226 से एकदम से 24,184 पर आए, तो ये अब थोड़ा सा हल्की सी प्रॉफिट बुकिंग। चलिए, जुबिलेंट फूडवर्क की बात करते हैं। एक एनालिस्ट मीट हुई, उसके बाद ब्रोकरेज नोट्स में कहा गया है कि कंपनी की मैनेजमेंट जो है वो मार्जिन विस्तार से ज़्यादा ग्रोथ पर फोकस कर रही है। इस नोट पर बात करते हैं विनी के साथ। विनी, गुड आफ्टरनून, बताइए। बिल्कुल, तो आज जुबिलेंट फूडवर्क्स फोकस में है क्योंकि वो काफ़ी सारे एनालिस्ट से मिले और वहाँ से ब्रोकरेज नोट्स आई है, तो मैंने कंपाइल करके इनकी की हाइलाइट्स निकाली है जुबिलेंट फूडवर्क के लिए। नाउ मेन हाईलाइट है कि कंपनी ने बताया कि वो फोकस कर रहे हैं अभी भी ग्रोथ पे रादर देन मार्जिन एक्सपेंशन। उनका अभी भी ग्रोथ फोकस रहेगा। दो सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ वहाँ पे वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो मिड टू हाई सिंगल डिजिट में आएगी उनकी सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ। मार्जिन उन्होंने बताया कि वो बॉटम आउट हो चुके हैं इन 2024 फर्स्ट हाफ ऑफ 2024, और वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अब यहाँ से मार्जिन में इंप्रूवमेंट दिख सकती है। उसके अलावा डोमिनोज पे वो लोग डबल डाउन कर रहे हैं, अपनी जो ब्रांड डोमिनोज है वहाँ पे डबल डाउन कर रहे हैं, प्रायोरिटाइज कर रहे हैं वॉल्यूम ग्रोथ को। मार्जिन एक्सपेंशन भी वो बोल रहे हैं कि ग्रेजुअली होगा। येस,
इम्प्रूवमेंट होने वाली है, पर ग्रेजुअल इम्प्रूवमेंट इज़ व्हाट वी कुड एक्सपेक्ट। पॉपाइज बिजनेस जो है वहाँ पे भी उनकी फोकस रहेगा प्रॉफिटेबिलिटी पे, स्टोर एक्सपेंशन पे, ये की फोकस एरिया रहेगा। नाउ 3 पिलर्स उन्होंने और 3 की प्रायोरिटीज़ उन्होंने हाईलाइट किए अपने लिए। तो एक है कि वो स्केल अप करेंगे डोमिनोज को, फर्दर इंक्रीज़ करेंगे अपनी ऑर्डर फ्रिक्वेंसी, उसके अलावा एक्सपैंड करेंगे पॉपाई के स्टोर को। तीसरा है वो फ्यूचर रेडी बनना चाहते हैं, तो उस पर भी फोकस करेंगे। इस हिसाब पे अभी 4 नोट आई थी इसके ऊपर, तो जेफरीज ने मेंटेन किया अपना बाय रेटिंग, टारगेट प्राइस है 1000 रुपीज़ पर शेयर। HDFC सिक्योरिटी एड रेटिंग है, टारगेट प्राइस है 690 रुपीज़ पर शेयर। मोतीलाल ओसवाल न्यूट्रल रेटिंग, टारगेट प्राइस है 800 रुपीज़ पर शेयर। और उसके अलावा है कोटक की जो नोट है मेंटेन कर रहे हैं रिड्यूस रेटिंग, टारगेट प्राइस है 690 रुपीज़ पर शेयर। ओके, शुक्रिया विनीत। तो ये इस समय जुबिलेंट फूडवर्क 2.5% स्टॉक ऊपर। मार्केट अब थोड़ा सा कूल ऑफ हो रहा है हाईएस्ट लेवल से, थोड़ा ज़्यादा नहीं। 450 पॉइंट वाली मार्केट में 30 पॉइंट को बहुत ज़्यादा नहीं कहेंगे, लेकिन एक्सपायरी दिन है तो उसके हिसाब से उसकी इंपॉर्टेंस होती है। चलिए, मार्केट आउटलुक पर हमारे साथ आनंद राठी वेल्थ के डिप्टी CEO फिरोज़ अजीज़ जुड़े हैं। फिरोज़ भाई, गुड आफ्टरनून। सबसे पहले तो नववर्ष की शुभकामनाएं। क्या आउटलुक है आपका 2025 के लिए? अनुज सर, आपको भी ढेरों शुभकामनाएं 2025 के लिए, आपके दर्शकों को भी बहुत हैप्पी न्यू ईयर। आउटलुक, अगर हम 2025 का आउटलुक देखते हैं तो हम काफी सारे बैरोमीटर्स चेक करते हैं, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म के लिए। ऑफ कोर्स एक साल की बात हो रही है तो आई विल कॉल दैट अ मीडियम टर्म काइंड ऑफ एन आउटलुक। तो मीडियम टर्म आउटलुक में अर्निंग्स ग्रोथ जो आई है वो इतनी खराब नहीं आई है जितनी नैरेटिव होती है। पहले 2 क्वार्टर में निफ्टी की अर्निंग 6.9% ग्रो हुई है। हमारा ये मानना है कि निफ्टी की अर्निंग्स 1165 रुपए पे इस फाइनेंशियल ईयर में क्लोज होने की संभावना है, विच विल बी एन एग्रीगेट ग्रोथ ऑफ अबाउट 8-9%। सो मीडियम टर्म में ये एक साल ऐसा रहेगा जहां मीडियन रिटर्न्स आएंगी निफ्टी पे। मीडियन रिटर्न्स वो होती हैं जिससे आधा टाइम ज्यादा रिटर्न मिली है और आधा टाइम कम रिटर्न मिली है। सो मीडियन रिटर्न ऑफ निफ्टी इज अबाउट 11.5 to 12। ये साल ऐसा रहेगा कि 12 से 14% की आप मीडियन रिटर्न्स ही देखेंगे निफ्टी पे। ब्रॉडर मार्केट पे वी आर स्टिल बुलिश बिकॉज जो लिक्विडिटी आ रही है, FIIs ने 168 स्टॉक निफ्टी स्मॉल कैप 250 में ऐड किए हैं। So to answer your pointed question, outlook 12-14% on Nifty. Broader market इतना risk नहीं है, in spite of valuation being stretched, they will remain re-rated. Third, हमारा जो sector allocations हैं वो भी काफी सारे banking sectors में काफी positive हैं. So short term barometers are okay. Long term barometer में flat yield curve is a concern. So that's the basic outlook. Of course, I'll stop here. अनुज सर, for your फिरोज, इससे पहले कि मैं आपके सेक्टर प्रेफरेंस पे आऊँ, मैं जस्ट आई थिंक मार्केट मैसेज को पहले रीड करते हैं। आज तो ऑटो पे बहुत स्ट्रॉन्ग रिएक्शन है, बट ऑटो से पहले और बाजार जब पिछले लगभग 1-1.5 महीने से चैलेंजिंग फेज में है, बाजार ने अपने आप को शिफ्ट किया टुवर्ड्स फार्मा। क्या टिल द टाइम अर्निंग्स में बहुत अच्छे अगर आप देखें पुल बैक ना आ जाए, तब तक क्या बाजार अपने आप को थोड़ा सा डिफेंसिव के साइड, फार्मा के साइड प्लेस करना चाहेगा? क्या आपका टेक फार्मा पे इस वक्त? वीरू सर, मेरे हिसाब से यस, थोड़ा डिफेंसिव प्ले करेंगे, बट हाई बीटा स्टॉक्स आज की डेट में, हाई बीटा सेक्टर्स लो बीटा दिखा रहे हैं फॉर द लास्ट 6 months, विच इज अ वेरी यूनिक ट्रेंड। बैंकिंग की बीटाज ओवर द लास्ट 4 months हैव बीन लोअर। सो टू आंसर योर पॉइंटेड क्वेश्चन, यस, मेरा तो इस साल का सेक्टर कॉल था ABC, ऑटोमोबाइल, बैंकिंग एंड कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, बट आई थिंक फ्रॉम दिस क्वार्टर पर्सपेक्टिव थोड़ा शिफ्ट टू डिफेंसिव्स विल बी द थीम। फिरोज जी, श्रेया बात करूँ, नववर्ष की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। सर, सवाल ये है कि 27, हालांकि आज मार्केट में तेज़ी देखने को मिल रही है, लेकिन 27 सितंबर वो आखिरी तारीख थी जब निफ्टी ने अपना नया हाई पीक बनाया था 26,200 का। वहाँ से आज को छोड़ दे तो 9% तक की करेक्शन देखने को मिल रही है। 2025 में बहुत सारे ट्रिगर्स हैं, एक तो अर्निंग्स है, बजट आने वाला है। क्या चैलेंजेस आपको इक्विटी मार्केट में नजर आ रहे हैं? आपको भी ढेरों शुभकामनाएं 2025 की मैडम। अब आपने जैसे 27 सितंबर का जिक्र किया, 27 सितंबर 2024 में FII लॉन्ग शॉर्ट पोजीशन एक इन्फ्लेक्शन पॉइंट पे था। 79.9% लॉन्ग थे इंडेक्स फ्यूचर्स में FII। कल वो 13.3% शॉर्ट थे, लॉन्ग थे। तो ये जो अनवाइंडिंग हुई है फ्रॉम द पीक ऑफ 26,200 टू यस्टरडेज रीजनेबल लोज ऑफ 450 पॉइंट्स लोअर देन टुडे, FII की जो लॉन्ग पोजीशंस अनवाइंड हुई हैं, 80 को मैं एक इन्फ्लेक्शन पॉइंट मानता हूं, 20 को एक इन्फ्लेक्शन पॉइंट मानता हूं। उसको वापस
11 बार लास्ट 2.5 साल में ये लीड इंडिकेटर ने प्रूव किया है करेक्ट। टू आंसर योर पॉइंट क्वेश्चन, 9% की गिरावट जो आई है दैट इज अ रीजनेबल फॉल। इसीलिए मुझे लगता है कि ये साल 2025 के लिए भी मार्केट कुछ रख के टेबल पे रख के जा रही है, 52 वीक हाई पे नहीं जा रही है, इसीलिए 14-15% की रिटर्न ऑन निफ्टी इज क्वाइट पॉसिबल। रहा सवाल ब्रॉडर मार्केट का, आई पर्सनली थिंक ब्रॉडर मार्केट में जो लो फ्री फ्लोट स्टॉक्स हैं उसमें काफी तेजी देखने को मिल सकती है। देयर आर क्वाइट अ फ्यू स्टॉक्स, 38 स्टॉक ऐसे हैं जहां इंप्लाइड फ्री फ्लोट नेग्लिजिबल है। अगर आप इंडेक्स फंड्स की होल्डिंग उनकी देख लें तो एक्चुअली मार्केट में फ्री फ्लोट है ही नहीं। सो वो स्टॉक्स की काफी रैली आ सकती है, नॉट सेक्टर स्पेसिफिक। लोअर फ्री फ्लोट, इंप्लाइड फ्री फ्लोट बहुत कम है उनका, क्योंकि इंडेक्स फंड्स ने जो गॉबल अप किया है एफआईआई के इंडेक्स फंड्स, एमएससीआई के जो इंडेक्स फंड्स हैं, so I'm reasonably bullish on some stocks for a low free float, implied free float. फिरोज भाई, आप खुद एक ऐसी कंपनी का हिस्सा हैं जो मार्केट में इस समय काफ़ी अच्छा कर रही है और काफ़ी अच्छा रहा भी है पिछला साल वेल्थ मैनेजमेंट कंपनियों के लिए, स्टॉक एक्सचेंजेस के लिए, ब्रोकरेजेस के लिए। ये थीम क्या इस साल भी पैसा बना के देगी? अनुज सर, ऊपर वाले की दया है तो हमारा बिजनेस ठीक चला है और क्लाइंटों ने बहुत सराहा है सर्विस को। सो आई प्रे दैट 2025 इज गुड फॉर अस एज वेल। कमिंग टू कैपिटल मार्केट की जो थीम है, उसमें अगर आप लास्ट क्वार्टर की अर्निंग्स देखते हैं ना अनुज सर, उसमें 73% की अर्निंग्स ग्रोथ आई है। ऑफ कोर्स वो 73% की अर्निंग्स ग्रोथ के चलते काफी थोड़े स्टॉक्स री रेट हो चुके हैं, बट डू आई एक्सपेक्ट अर्निंग्स ग्रोथ? इस कैपिटल मार्केट का जो निफ्टी का कैपिटल मार्केट इंडेक्स फॉर्म हुआ है 1.5-2 महीने पहले, उस पे 3 एनएफओ निकल चुके हैं, 2 बंद हो चुके हैं। उसमें 15 स्टॉक्स हैं। उसकी जो हेवीएस्ट वेट है एचडीएफसी एएमसी। वैसे ही अगर आप देखते हैं तो इन स्टॉक्स के जो फ्री फ्लोट्स हैं, इंप्लाइड फ्री फ्लोट वो होता है जो फ्री फ्लोट एक्चुअली ट्रेड हो सकता है। माना कि टेक्निकल फ्री फ्लोट में जैसे आनंद राठी का फ्री फ्लोट 48-47% है, बट काफी सारा अगर समझो कि कोई फॉरेनर ने इंडेक्स फंड में खरीद लिया हो तो वो फ्री फ्लोट में टेक्निकली काउंट होता है, बट एक्चुअली इट इज नॉट अ फ्री फ्लोट बिकॉज इंडेक्स फंड ने किसी ने खरीद लिया है ग्लोबली। सो पॉइंट, एम आई बुलिश ऑन दिस सेक्टर? द आंसर इज यस। थोड़े बिजनेसेस बहुत स्ट्रेच्ड वैल्यूएशंस पे कोट कर रहे हैं, द आंसर इज यस। 30-40% इस इंडेक्स लेवल पे अर्निंग्स ग्रोथ आना बहुत मुमकिन है, क्योंकि एक इन्फ्लेक्शन पॉइंट इंडिया के फाइनेंशियलाइजेशन में जरूर है। अगर आप स्ट्रक्चरली 3-4 साल के लिए इंडेक्स होल्ड करेंगे तो निफ्टी से 5-6% की अल्फा पर एनम उम्मीद मेरी एज पॉइंटेड एज आई कुड गेट विद द एडवाइस। और मेरा डिस्क्लेमर ये है कि हम भी उस इंडेक्स में हैं, 2.6% वेट है, सो आई हैव टू गिव दैट डिस्क्लेमर। ठीक है, इस थीम में अभी दम है फिलहाल। अब फिरोज जी, एमवी का डेटा हालांकि दिसंबर का आया नहीं है, नवंबर के डेटा के आधार पर मेरा सवाल ये है कि नवंबर में हमने देखा था कि इक्विटी इनफ्लोज में नंबर्स जो है वो घट के आए थे। 14% की गिरावट फिलहाल इनफ्लोज में, इक्विटी इनफ्लोज में देखी गई थी। एसआईपी कंट्रीब्यूशन ड्रॉप हुआ था। क्या लग रहा है कि रुझान इक्विटी म्यूचुअल फंड में कम हो गया है निवेशकों का? इसको कैसे रीड कर रहे हैं और 2025 के लिए कैसे बास्केट मेंटेन करें? आपके प्रश्न में जैसे आपने कहा मैम कि ऑलमोस्ट 5 लाख करोड़ की खरीदारी डीआईआईएस ने लास्ट कैलेंडर ईयर में दी। एफआईआई ने सिर्फ 12,000 करोड़ की खरीदारी दी, बट दिसंबर में वो पॉजिटिव हो गए और डीआईआई का नंबर 15,000 परचेज आया एट अ कैश मार्केट लेवल। तो क्या म्यूचुअल फंड का रुझान, इक्विटी का रुझान लोगों का कम हुआ है? द आंसर इज नो। इसका जो बैरोमीटर है, हम उसको स्मॉल कैप में जो पैसे आते हैं रोज, वो उसको हम ट्रैक करते हैं। परसों का जो आंकड़ा मेरे पास अवेलेबल है, वो ऑलमोस्ट 82 करोड़ की पॉजिटिव इनफ्लो आई है इंडिया के स्मॉल कैप पूरे पोर्टफोलियो, मतलब पूरे स्कीम्स में। ऑफ कोर्स ये एम्फी के रिले अभी तक रिलीज नहीं किया, ना तो एम्फी के पास पहुंचा होगा। हमने 1-2 एल्गोरिथम्स लिखे हैं जिससे वो फाइंड आउट हो जाता है। परसों ऑलमोस्ट लास्ट वीक 250 करोड़ रुपया भी पर डे 2 दिन आया था स्मॉल कैप में। जब लोगों का रुझान कम होता है, पहला जो हिट लेता है वो स्मॉल कैप के इनफ्लोस हिट लेते हैं। वो स्मॉल कैप के इनफ्लोस अभी तक हिट नहीं ले रहे हैं। डेली का मैं बोल रहा हूं, लास्ट 27 डेज ये नंबर पॉजिटिव रहा है। सो दैट्स अ लिटिल सांत्वना, हमें थोड़ी सांत्वना मिलती है कि ये जो दिसंबर के नंबर आने वाले हैं, नवंबर का नंबर आया हुआ है, उसमें जो कमी पेशी देखने को मिली है, बट स्मॉल कैप का जो बैरोमीटर है वो अलग स्टोरी बता रहा है, वो ज्यादा सांत्वना देने वाला बैरोमीटर है। सो टू आंसर योर पॉइंटेड क्वेश्चन, रुझान कम नहीं हुआ है, ये हमारा
मानना है। ऑफ कोर्स हम गलत जा सकते हैं, बट ये करंट मानना हमारा जरूरी है। ओके, अच्छा फिरोज जी, अक्सर हम एक और पहलू की बात करते हैं। जब थोड़ा डिलेमा होता है, जब भी बाजार में किसी पर्टिकुलर एसेट क्लास को लेकर जब आप थोड़ा दुविधा में होते हैं रिगार्डिंग आई थिंक मल्टी एसेट अप्रोच, तो इसमें अभी बाय करने के लिए आपको क्या क्या ठीक लग रहा है? आई मीन इक्विटीज के साथ साथ गोल्ड एट 76,000, डेट में आप कितना थोड़ा सा शिफ्ट कर रहे हैं, रियल एस्टेट थोड़ा बहुत इसके बारे में अपनी प्रतिक्रिया रखेंगे आप? वीरेंद्र सर, मेरे हिसाब से इक्विटी इज एन एसेट क्लास जो 2025 में तो आपको रिटर्न देगा, बट द प्रॉब्लम विद इक्विटी इज इक्विटी में इतने सारे 2372 स्टॉक एनएससी में ट्रेड हो रहे हैं और बहुत वैरायटी ज्यादा है। गोल्ड में आपके पास 24 कैरेट है, 22 कैरेट है, 18 कैरेट है मैक्सिमम। सो टू आंसर योर पॉइंटेड क्वेश्चन, मैं गोल्ड पे बुलिश हूं, बट उसका डेट से मुकाबला ज्यादा रेलेवेंट है, इक्विटी से मुकाबला इतना रेलेवेंट नहीं है। क्योंकि इक्विटी में आपको फिर भी 15-16% की रिटर्न आ सकती है। 15-16% की गोल्ड पे रिटर्न 76,000 से लेवल से आना मेरे हिसाब से 2025 के लिए लेसर प्रोबेबिलिटी है। दैट्स पॉइंट 2। पॉइंट 3, डेट में पैसा इतना नहीं बनेगा। जो नैरेटिव बन रहा है कि ब्याज दरें घटेंगी तो बहुत सारा पैसा बनने वाला है, वो गलत नैरेटिव इसीलिए मैं मानता हूं क्योंकि जब रेपो रेट 4.5% से बड़ा बुड़ू के 6.5% तक ले गए तो 10 ईयर जीसेक में जरा भी इजाफा नहीं हुआ है। तो जब रेपो रेट ऊपर गया तो बॉन्ड पोर्टफोलियो में लॉस तो हुआ नहीं, तो रेपो रेट नीचे आएगा तो प्रॉफिट की उम्मीद क्यों कर रहा है कोई इंसान, मुझे तो समझ नहीं आ रहा। रेपो रेट 2% बढ़ गया, बट जीसेक 10 ईयर जीसेक वहीं का वहीं है। 2.5 साल से आप देख लें 6.7 6.8 के इर्द गिर्द ही है। सो यू डिडंट लूज मनी व्हेन इंटरेस्ट रेट्स वेंट अप, सो यू विल नॉट मेक मनी व्हेन इंटरेस्ट रेट्स कम डाउन। अक्रूगल के हिसाब से 6.7 7%, 7.5% की डेट रिटर्न आ सकती है। कैपिटल एप्रिसिएशन की मेरी उम्मीद नहीं है। टू आंसर योर पॉइंटेड क्वेश्चन, फॉर लॉन्ग टर्म मनीज 80% आपने इक्विटी रखना ही रखना है, तब जाके महंगाई पे मात दे पाएंगे। गुड वन फिरोज, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी बातचीत के लिए, अपनी राय रखने के लिए। और मैं फिरोज से आखिरी प्रश्न इसलिए ज़्यादा पूछ रहा था, और ये पूछा भी क्योंकि जब पहले आप फिरोज को 2-3 साल पहले देखा करते थे तो म्यूचुअल फंड के बारे में बात होती थी, लेकिन अब इक्विटी की तरफ फिरोज जी का झुकाव जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। अभी अनुज मुझसे पूछ रहे थे फिरोज कब से बहुत अच्छी तरीके से इक्विटीज़ को ट्रैक करने लगा। मैंने कहा पिछले 2 साल से बड़ा उनका हाथ जो है वो शार्प हो गया। फिरोज बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए, सभी आई थिंक सेक्टर्स पे अपनी राय रखी, आपने 2025 का एक आउटलुक शेयर किया। अनुज, एक बेहद शानदार क्लोज की तरफ हम बढ़ते हुए, और क्या खूबसूरत सेशन। 1 जनवरी पे भारी रही 2 जनवरी, बताइए कल के लिए व्यू। बिल्कुल वीरू, वैसे 1 जनवरी भी ख़राब नहीं थी और 2 तो खैर बहुत ही शानदार रही, लेकिन देखिए कैरी करिए। कल से हम लॉन्ग कैरी कर रहे हैं इस मार्केट में, और मेरा यही मानना है कि अब इस मार्केट में आपको लॉन्ग कैरी करना है, क्योंकि अब ये मार्केट कुछ सेंस कर रही है। देखिए आज की जो रैली है ना, 2 चीज़ें हैं। एक तो क्लासिकल रिवर्सल साइन दिए हैं इसने, मार्केट ने क्लासिकल रिवर्सल साइन, कैलेंडर चेंज, सीरीज चेंज, सेंटीमेंट चेंज। दूसरा, आज की रैली फंडामेंटल खबरों के चलते आई है। ये कोई सिर्फ एक फ्लैश इन द पैन नहीं है कि सिर्फ एक्सपायरी थी इसलिए शॉर्ट कवरिंग होगी। हाँ, एक्सपायरी का फैक्टर ज़रूर था, शॉर्ट कवरिंग का फैक्टर ज़रूर था, लेकिन रैली की शुरुआत उससे नहीं हुई थी। रैली की शुरुआत हुई थी स्ट्रॉन्ग नंबर्स के बेसिस पर, ऑटो सेल्स पर, वो बैंक डिपॉजिट्स पर, वो नौकरी का जो जॉब स्पीक डेटा है उसकी वजह से। तो वो सब फैक्टर्स थे जिसकी वजह से रैली की शुरुआत हुई। शॉर्ट कवरिंग सिर्फ एड कर सकती है उसको, वो उसने किया। अब 24,250 पर निफ्टी को रेजिस्टेंस मिलेगा, वहाँ पर आपका 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। आज एक ही दिन में हमने 200 डे मूविंग एवरेज और 20 डेमा को डिसाइसिवली ब्रेक किया है वीरू, और उसके ऊपर 10 डेमा को भी उसके ऊपर जाकर बंद हुए हैं। 24,250 के ऊपर मुझे लग रहा है 24,800 तक सीधा मार्केट में कोई बड़ी रेजिस्टेंस नहीं है, जहाँ पर आप पिछली बार टॉप आउट हुए थे, याद होगा आपको, वो जो 66% रिट्रेसमेंट जोन था। और निफ्टी मेरे ख्याल से बेटर प्लेस्ड है कंपेयर टू निफ्टी बैंक। तो अगर आपको ट्रेड लेना है तो निफ्टी बैंक के मुकाबले मेरे ख्याल से निफ्टी में ट्रेड लेंगे तो वो वीरू बेटर रहेगा। ये मेरी कल के लिए अप्रोच होगी। ओके, चलिए, तो इंडस्ट्री से बातचीत भी हो गई, और यहाँ पर क्या खूबसूरत सेशन निफ्टी बैंक पर रिव्यू था ये। मीनवाइल में जाते जाते कुछ स्टेट्स को यहाँ पे और पिक कर लेता हूँ, और ज़रा एक बार आज के इस एग्रेसिव, जब आज एक बार फिर आईटी ने बहुत स्ट्रॉन्ग मूव दिया, जब एक बार ये पूरी की पूरी पुल बैक की थ्योरी ऑटो ने जनरेट करी। लुक एट निफ्टी फार्मा,
ऐसा नहीं है कि इसमें एक शेड भी अगर आप देखें रत्ती भर वीकनेस है, नो, एग्जैक्टली निफ्टी फार्मा डे हाई पे क्लोज हो रहा है। क्या खूबसूरत अगर आप देखें पैटर्न यहाँ पे, एक बार लेके आइएगा आप ग्लेनमार्क फार्मा प्लीज। सोनी जी जरा इसको देखिएगा, इनफैक्ट ल्यूपिन बहुत ज़्यादा एग्रेसिव था लेकिन मैंने ग्लेन को पिक किया 1637। सोनी जी एग्जैक्टली वो 11 नवंबर का ब्रेकडाउन पॉइंट ये कट गया। आपका टेक क्या है? आई मीन ग्लेन में कोई कॉल ऑप्शन या फिर फ्यूचर्स पे आपका टेक? शिल्पा जी माफ कीजिएगा। नो शिल्पा प्रॉब्लम, जी। नो प्रॉब्लम। वीरेंद्र जी, अगर आप देखेंगे तो ग्लेनमार्क मुझे लगता है कि यहाँ पे 1660 1680 के लिए इनफैक्ट जाए अप्रोच ले रहा है। 1700 1720 भी जा सकता है, तो यहाँ पे अगर किसी को ट्रेड लेना है तो मुझे लगता है 1660 का कॉल ऑप्शन। जस्ट सेकेंड, या 16 जस्ट सेकेंड मेरा जी 1660 का कॉल ऑप्शन रफली 40 रुपीज में ट्रेड कर रहा है। आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस आप यहाँ पे 24 का मेंटेन कीजिए। ये अगर 1680 से 1700 तक अप्रोच लेगा तो आप यहाँ पे एक प्रीमियम को मूव करते हुए देख सकते हैं 65 से लेके 70 75 तक भी। तो रिस्क रिवॉर्ड अभी भी अच्छा है, फेवरेबल है, आप इसमें डेफिनेटली पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अब एक काम ठीक है। करते हैं, चलिए ट्रेड्स पिक करना शुरू करते हैं यहाँ से। और यतिन है कि डायरेक्टर साहब प्लीज डीलर्स की चेक के लिए तो बताइएगा मुझे। अच्छा यतिन है हमारे साथ। यतिन बताइए डीलर्स का चीज कर रहे हैं इस वक्त। गुड आफ्टरनून वीरू। और दो स्टॉक्स जो आज फोकस में है उनमें सबसे पहले है REC। आज ऐसे भी बैंक्स और NBFCs में शॉर्ट कवरिंग का मूड बन रहा है। REC में भी उसी तरीके का शॉर्ट कवरिंग का मूड है FI की तरफ से। और डीलर्स की अगर आप माने तो यहाँ वो BTST के एडवाइस दे रहे हैं। यहाँ 525 से लेकर 530 तक के जैन फ्यूचर्स के टारगेट्स वो अपने क्लाइंट्स को दे रहे हैं। इसके अलावा अदानी पोर्ट्स भी डीलर्स को लगता है कि डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स और HNIs की खरीदी के चलते एक 2-4 दिनों के व्यू से यहाँ सौदा खड़ा करें। डीलर्स को लगता है कि यहाँ भी 40 से 50 रुपए की अपसाइड रह सकती है। तो ओवरऑल डीलर्स का जो आज ओवरऑल सेटअप है वो शॉर्ट कवरिंग और बाय वाला है। इसके लिए दोनों ही REC और अदानी पोर्ट्स पे वो खरीदारी की सलाह दे रहे हैं। ठीक है, तो अब BTST का दौर शुरू करते हैं। अब BTST के लिए क्या पिक कर रहे हैं गाबा सर? वेल, गुड इवनिंग टू यू। स्टॉक का नाम है कोलगेट। रीजन ये है कि लगता है ये डबल बॉटम बना हुआ है यहाँ पर स्ट्रक्चरली। जगह बहुत अच्छी है आप बाउंस करने की अगर करना है। काफी गिरावट देख रहे हैं हमने, लेकिन जगह बहुत अच्छी है। ट्रेड कर रहा है 2776, स्टॉक का 2750, करीब 26 रुपए का है। 50 60 70 26 रुपए का। टारगेट 2850 नजर आते हैं। यस, कोलगेट। ओके, कोलगेट ये हो गई गाबा सर की पिक। अच्छा, अमित सेठ भी ट्रेड में इस साथ अभी जुड़े हैं इस शो में। अमित जी गुड आफ्टरनून, बताइए आपकी ट्रेड क्या रहेगी कल के लिए? जी गुड आफ्टरनून अनुज जी, गुड आफ्टरनून वीरेंद्र जी एंड एवरीबॉडी। इस समय की मेरी अनुज जी ट्रेड रहेगी BSE ऑलमोस्ट डेज हाई पे क्लोज कर रहा है और 10 MAs ने क्रॉस किया। यहाँ पे एक फॉलिंग चैनल का ब्रेकआउट एक अच्छे रिस्क रिवॉर्ड पॉइंट में हमें मिल रहा है। इसे बाय करें, स्टॉप लॉस लगाएंगे 5400 का और टारगेट्स रहेंगे 5550 के। ओके, BSE आपकी स्क्रीन पे 5465 पे ये लॉन्ग कॉल है। मानस आप क्या ट्रेड पिक करेंगे? वीरेंद्र जी PFC के फ्यूचर में खरीदारी करेंगे। अगर हम PFC के पैटर्न देखें तो आपके एक शॉर्ट टर्म बॉटम बना है, इंट्राडे चार्ट पे हाई टॉप्स हाई बॉटम्स का ट्रेंड है, 200 मूविंग एवरेज को स्टॉक ने रीगेन किया है। तो PFC के फ्यूचर में खरीदारी करेंगे। 463 के आसपास के प्राइस चल रहे हैं। 457 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करेंगे और 475 475 रुपए के टारगेट सेट करेंगे PFC के फ्यूचर में। अगर चाहें तो एट द मनी कॉल ऑप्शन ले सकते हैं, 460 वाला कॉल ऑप्शन ले सकते हैं। 17 रुपए पे ट्रेड हो रहा है। 13 रुपए का आपको इस ऑप्शन में स्टॉप लॉस लगा के 25 रुपए के टारगेट सेट करने हैं। ठीक है, PFC के फ्यूचर में एक खरीदारी की राय। अमित जी आप क्या पिक कर रहे हैं? आई थिंक अमित की ट्रेड हो गई है। शिल्पा जी के पास चलते हैं। श्रेया, शिल्पा जी बताइए आपका ट्रेड। अनुज जी, मेरा ट्रेड पहला ट्रेड जो था वही रहेगा ऑयल इंडिया में। ऑयल इंडिया एक बहुत अच्छे क्लोज की तरफ जा रहा है। ये मोमेंटम बहुत स्ट्रांग है। मुझे लगता है आपको कल तक भी 480 प्लस ट्रेड करते हुए मिलना चाहिए। रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल है, तो 445 स्टॉप लॉस से स्टे लॉन्ग, 485 से लेके 500 इसके टारगेट्स हैं। ये हो गई शिल्पा जी की ट्रेड। सोमेल, आपकी ट्रेड कल के लिए? कल के लिए ट्रेड मेरी होगी हिंडाल्को ने जस्ट अभी एक हाई निकाला है, कल का हाई निकाला है। एवरेजेस के ऊपर ट्रेड कर रहा है, एक ट्रेंड लाइन भी तोड़ी है ऊपर की तरफ। तो आई थिंक दिस विल बी अ ग्रेट बाय फॉर टुमारो।
एक स्टॉप लॉस लगाएंगे 594 पर, और ऊपर के जो टारगेट बनेंगे वो अराउंड 605 606 के लिए। अब वीरो के पास चलते हैं आज की मार्केट ब्रेथ के लिए। अब ऑब्वियसली आज बुलिश होगी मार्केट ब्रेथ वीरो। बिल्कुल, और ईश्वर करे 2025 में ऐसी ब्रेथ जो है वो बार बार देखने को मिले। अनुज, आपकी स्क्रीन पे आएगी वो ब्रेथ और लॉन्ग शॉट, लॉन्ग अनवाइंडिंग शॉर्ट कवरिंग। मेरे ख्याल से शॉर्ट कवरिंग का जो आंकड़ा है वो बहुत बड़ा होगा, वाइल्ड होगा आज। शॉर्ट कवरिंग देखिए 43, बट नहीं, लॉन्ग ज़्यादा है, 146 लॉन्ग और करीब 43 में शॉर्ट कवरिंग, 32 में अगर आप देखें शॉर्ट और लॉन्ग अनवाइंडिंग दो में। फिर आगे चलते हैं, बढ़ के स्लाइड्स को देखते हैं। नो डाउट आज जो लॉन्ग्स थी वो ऑटो में ज़्यादा विजिबल होंगे, आयशर मोटर्स और उसके बाद बजाज फिनसर्व, बजाज फाइनेंस। ये वो दो स्टॉक्स थे जो सुबह भी मैंने पॉइंट आउट किया था जब बाजार इतना तेज़ नहीं था, कि ये दोनों स्टॉक्स सबसे बड़ी शॉर्ट्स इस सीरीज़ में लेके आए हैं। चोला और ऑयल इंडिया आज स्ट्रॉन्ग मूव रहा। लॉन्ग बिल्डअप यहाँ पे अगली स्लाइड आएगी शॉर्ट कवरिंग की। वो स्लाइड्स जहाँ पे शॉर्ट कवरिंग थी उसमें श्री सीमेंट, उसमें ग्रासिम, SBI कार्ड्स, फेडरल बैंक एंड M&M फाइनेंशियल्स, इसमें बैंक्स की और NBFCs की यहाँ पे स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है। उसके बाद शॉर्ट बिल्डअप में पेट्रोल LNG न्यूज़ का इम्पैक्ट था, और अदानी टोटल SJVN में आज शॉर्ट बिल्डअप हुआ। कल के स्ट्रॉन्ग मूव के बाद जिंदल स्टेनलेस एंड यूनियन बैंक और मन्नापुरम फाइनेंस, APL अपोलो, L&T फाइनेंस, ये कुछ काउंटर जहाँ पे आज लॉन्ग अनवाइंडिंग यानी प्रॉफिट्स कैश में कन्वर्ट हुए। इट्स 24186 पे जाते जाते एक स्टॉक आपकी स्क्रीन पे और रखना चाहूँगा जो कि एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग क्लोज की तरफ बढ़ रहा है। इनफैक्ट लार्ज कैप्स में अगर आप देखें तो दैट्स अल्ट्राटेक सीमेंट, जो कि अब धीरे धीरे अपने करियर हाई क्लोज की तरफ बढ़ता हुआ। अच्छा अमित जी, आपका टेक क्या है? ये अल्ट्राटेक सीमेंट में प्रोजेक्शन क्या लेके चल रहे हैं? मतलब अगर आपने डे ट्रेड में पैसा कमा लिया दैट्स इनफ, या आपको लगता है कि इस बार अगर बाजार थोड़ा सा चला ठीक ठाक तो ये 12,100-200 के क्रॉस करने के पोटेंशियल रखता है? जी वीरेन जी, काफी बेहतरीन स्ट्रक्चर है। हम देखें स्टॉक ने पिछले एक पुलबैक के बाद 10, 20, 50 पे कंसोलिडेशन किया था, और आज के सत्र में एक फॉलिंग चैनल का ब्रेकआउट और कैंडल बहुत स्ट्रांग है, विच इज सपोर्टेड बाय वॉल्यूम्स। तो कहीं ना कहीं प्राइस एक्शन और वॉल्यूम्स देख के लगता है जो प्रीवियस हमारा स्विंग हाई लगभग 12,100 के आसपास था, वहां तक स्टॉक दमखम रखता है जाने के लिए। स्टॉप लॉस हम रखेंगे 11,500 रुपए का। ओके, अल्ट्राटेक सीमेंट 11,500 का स्टॉप लॉस रहेगा यहाँ पर। चलिए अब पंचनामा का टीज़र श्रेया से जानते हैं कि आज मार्केट का पंचनामा के लिए क्या क्या सवाल आए। श्रेया बताइए। जी सर, आज NBFCs में अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिल रही है। उसमें एक सवाल है सुंदरम फाइनेंशियल, काफ़ी ज़्यादा तेज़ स्टॉक 15% से ज़्यादा तेज़ है ये, इस पर क्या राय रहेगी? हर्ष जी पूछ रहे हैं। बिल्कुल, देखिए श्रेया, सुंदरम फाइनेंस एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ग्रुप की कंपनी है और बहुत ही एक स्टेबल कंपनी है। इनफैक्ट अगर आप इसका चार्ट देखेंगे तो आप नोटिस करेंगे कि ये पिछले कुछ सालों में काफ़ी स्टेबल रही है। इनफैक्ट हम नॉर्मली बात बजाज फाइनेंस की करते हैं, लेकिन इसने रिटर्न्स के मामले में ऑलमोस्ट बजाज फाइनेंस जैसा रिटर्न दिया आपको। अगर आपने इस स्टॉक को उस रैली की शुरुआत से लिया हुआ है, 200 गुना के रिटर्न्स दिए हैं इसने आपको। और कभी भी कहीं भी इस स्टॉक में एक जैसे कहते हैं ना, बहुत बड़ी करेक्शन नहीं देखी है आपने। आप इसका चार्ट देखिए, बहुत ही शानदार चार्ट है इसका, और एक अच्छे ग्रुप को बिलोंग करती है ऑब्वियसली ये कंपनी। अब तो इसका मार्केट कैप भी करीब 50-55 हज़ार करोड़ के करीब का है। बने रहें, कोई दिक्कत नहीं है। और ये ऐसे स्टॉक्स होते हैं जो क्वाइटली, से कहते हैं ना, कई स्टॉक्स होते हैं जो क्वाइटली वेल्थ बनाते हैं, ये क्वाइटली वेल्थ बनाने वाला स्टॉक है। कोई हो हल्ला नहीं, कोई कुछ नहीं, और बहुत शानदार वेल्थ आपकी जनरेट करके दी है इसने। एक और ग्रुप है जो क्वाइटली वेल्थ क्रिएट करता है, वो है मुरुगप्पा ग्रुप। ऐसा ही ये ग्रुप भी है जिसमें क्वाइटली काफ़ी वेल्थ क्रिएट की है। दोनों साउथ से बिलोंग करते हैं। हाँ जी, ठीक है सर। और 2-3 स्टॉक्स हैं जो अपने डे हाई के आसपास काम काज कर रहे हैं। HDFC लाइफ को देखिए आप, अपने डे हाई के आसपास काम करते हुए। SBI लाइफ भी डे हाई के आसपास काम काज कर रहे हैं। इस दो पर्टिकुलर स्टॉक्स पर आपकी राय? देखिए, ये आई थिंक कल परसों भी आई थिंक इस पर एक सवाल आया था, मैंने इस पर तब भी जवाब दिया था जी। इन स्टॉक्स को आप कोर पोर्टफोलियो स्टॉक्स की तरह नहीं ट्रीट कर सकते, क्योंकि इन स्टॉक्स ने कुछ नहीं किया पिछले कई सालों से। इंश्योरेंस प्ले अगर आपको चाहिए ना, बेस्ट प्ले है PB फिनटेक। आप PB फिनटेक का 2 साल का चार्ट देखिए और उसके बाद आप कंपेयर करिए इन लाइफ इंश्योरेंस को, कोई कंपैरिजन ही नहीं है। जो प्लेटफॉर्म जिस पर ये प्रोडक्ट्स बेचे जा रहे हैं, उस प्लेटफॉर्म ने ज़्यादा अच्छा किया। एट द एंड ऑफ द डे दैट मैटर्स, ठीक है। अब जैसे ट्रेडर्स पैसा बनाए या ना बनाए, BSE पैसा बना रहा है, NSE पैसा बना रहा है, तो उसके लिए वो प्लेटफॉर्म चल रहा है। तो ऐसे ही इंश्योरेंस कंपनियां पैसा बनाए या ना बनाए, वो
उसका प्लेटफॉर्म पैसा बना रहा है। तो इसके लिए ये 2 साल का चार्ट है, पीवी फिनटेक का 4 गुना हो गया ये स्टॉक। आप 2 साल का HDFC लाइफ का चार्ट देख लीजिए फॉर एग्जांपल, एक बार फायर कर दीजिए ज़रा 2 साल का HDFC लाइफ का चार्ट। HDFC लाइफ में सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इंश्योरेंस में सबसे जो पेडिग्री नाम है वो यही माना जाता है। क्या रिटर्न दिए 2 साल में? कोई रिटर्न नहीं है, 8% रिटर्न। इससे ज़्यादा रिटर्न तो आपने FD में कमा लिए होंगे। तो इसके लिए ये स्टॉक्स में ना फेजेस आते हैं जिसमें आप कभी चलते हैं कभी नहीं चलते हैं। तो इससे बेटर रहेगा ये SBI लाइफ, थोड़ा बेटर है उससे, लेकिन फिर भी कहाँ आप बात कर रहे हैं 300-400% की PB फिनटेक में, और कहाँ आप ये इंश्योरेंस स्टॉक्स की बात करें। तो अगर आपको इंश्योरेंस में रहना ही है, ये प्लेटफॉर्म स्टॉक्स जो है ना ज़्यादा बेटर है। चलिए 335 पर शेयर में वापस लौटेंगे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर और बात करेंगे कुछ और स्टॉक्स की। एक बार बैन अपडेट और ले लेते हैं। एक और स्टॉक बैन में जाने की तैयारी कर रहा है। कल तक मन्नापुरम बैन में था इकलौता स्टॉक, आज उसको कंपनी मिलने वाली है। RBL बैंक बैन में जाने की तैयारी कर रहा है। RBL बैंक में भी इस समय अगर आप देखेंगे तो करीब 106%, अब 108% हो गई है। 108% की पोजीशनिंग RBL बैंक में हो चुकी है। काफ़ी वीक रहा है मानस ये स्टॉक RBL बैंक। बैन में जाने से पहले क्या कोई ट्रेड बनता है यहाँ पर? नहीं, मेरे ख्याल से अभी कोई ट्रेड नहीं बनता है। ये सही है कि स्टॉक पे 150 रुपए के आसपास सपोर्ट है, लेकिन जब तक 165 के ऊपर ना निकले यहाँ पर खरीदारी ना करें। अगर आपने लॉन्ग पोजीशन बना ली है तो आप 150 के स्टॉप लॉस से पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं। अगर 165 के ऊपर निकला तब तो आपको 180 रुपए तक के भाव भी स्टॉक दिखा सकता है। बिल्कुल। चलिए देखिए, अब मार्केट की क्लोजिंग की तरफ बढ़ते हैं और जानते हैं किस तरह की क्लोज रही। 24,175 पर हम फाइनली बंद हो रहे हैं निफ्टी पर। ये प्रोविजनल क्लोज है। ऑलमोस्ट 24,180 के करीब एडजस्टेड क्लोज भी आएगा। अब देखते हैं निफ्टी के मूव्स। 430 पॉइंट, जी हाँ निफ्टी ऊपर है 430 पॉइंट। बैंक निफ्टी 536 पॉइंट ऊपर। तो निफ्टी में ज़्यादा स्ट्रेंथ थी आज 1.8%। काफ़ी हद तक उसका एक फैक्टर निफ्टी IT भी था, लेकिन बाकी जब हम बाद में सेक्टोरल बेट देखेंगे तो उसमें आप नोटिस करेंगे कि ऑटोज़ ने बहुत अच्छा पार्टिसिपेट किया। लेकिन निफ्टी IT 2% ऊपर, मिड कैप इंडेक्स करीब 1% ऊपर रहा। स्मॉल कैप इंडेक्स आज थोड़ा अंडर परफॉर्म कर रहा था, 0.5% ही ऊपर था, लेकिन एडवांस डिक्लाइन ठीक ठाक था। 1600 बढ़ने वाले शेयर, 800 के करीब गिरने वाले शेयर आपको दिखाई देंगे। सेक्टोरल बेट देखते हैं एक बार। और अब देखिए ये कितने दिनों के बाद हमने सारा ग्रीन देखा अक्रॉस द बोर्ड। और इंडेक्स देखिए आप, ऑटो इंडेक्स 4%, जी हाँ 4% ऑटो इंडेक्स भागा। ये इस तरीके की तेज़ी इसने दिखाई आपको। उसके अलावा PSU इंडेक्स देखिए 0.25% ऊपर था। फिनेंशियल्स 1.6% ऊपर। ऑयल एंड गैस 1.25%, FMCG, रियल्टी, मेटल्स, निफ्टी बैंक, इन सब में शानदार तेज़ी थी। लेकिन क्लियरली आज का इंडेक्स ऑफ द डे ऑटो करीब 4% के करीब ऊपर था आपका। चलिए अब निफ्टी का हीट मैप लेकर आते हैं और देखते हैं कि कहाँ पर तेज़ी रही, कहाँ पर मंदी रही। सबसे ऊपर आयशर मोटर्स, ऑलमोस्ट 9% की रैली हुई आयशर मोटर्स में बाय द एंड ऑफ इट। बजाज फिनसर्व और बजाज फाइनेंस दोनों में शानदार तेज़ी। मारुति आज सुबह बिग स्टॉक्स में शामिल था 5.5% ऊपर। श्रीराम फाइनेंस भी बिग स्टॉक्स में था 4.5%। टाइटन, ग्रासिम, महिंद्रा एंड महिंद्रा, इन्फोसिस, ONGC, बजाज ऑटो, ट्रेंड, हीरो, ये कुछ और स्टॉक्स थे जहाँ शानदार तेज़ी थी। उसके अलावा आप देखिए मंदी कुछ थी नहीं खास। सन फार्मा हल्का सा नीचे था, ब्रिटानिया हल्का सा नीचे था। एक्सिस बैंक, ITC, लार्सन एंड ट्यूब्रो, HDFC बैंक, कोटक, अक्रॉस द बोर्ड आज अच्छी खासी बाइंग थी। निफ्टी जाते जाते करीब 24,168 यहाँ पर करीब बंद हो रहा है। लेकिन ओवरऑल जो मार्केट का मोमेंटम था वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग था। और फाइनल क्लोजिंग अब आपकी स्क्रीन पर आपको दिखाई देगी। ये इस समय ध्यान रखिएगा प्रोविजनल क्लोजिंग है करीब 24,168 की। मेरे ख्याल से जब तक फाइनल क्लोजिंग आएगी वो आपको थोड़े से बेटर, इससे बेटर रेट दिखाएगी थोड़े से। मैं एक बार थोड़ा कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहा था कि कहाँ तक की क्लोजिंग हो सकती है। एक बार आई थिंक आप मान के चलिए कि करीब 24,180 के करीब वो फाइनल क्लोजिंग आएगी। लेकिन वीरो क्लोज काफ़ी शानदार रही। जी बिल्कुल बेहद शानदार रही। और वो कहते हैं ना बुधवार गुरुवार अच्छा रहा, बाकी कल शुक्रवार है वो वैसे ही दिल के करीब होता है। आइए देखेंगे जब वक्त आएगा कि कल क्या होता है। लेकिन जो होगा सो अच्छा ही होगा। शुक्रवार है कल। और श्रेया और अनुज छोटे से एक विलंब के बाद आपको CNBC आवाज़ के सभी प्लेटफॉर्म पे, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे मिलेंगे। वहाँ पंचनामा में आप मुलाकात कर सकते हैं। अपना कोई प्रश्न हो बाज़ार के इस दौर पे और किसी स्टॉक पे, इंडस्ट्रीज पे, ऑप्शंस पे, सब पे पूछ सकते हैं मार्केट का पंचनामा में। मुलाकात होगी कल सुबह मॉर्निंग कॉल में। तब तक के लिए नमस्कार।
निर्मला सीतारमण का ये बजट स्टॉक मार्केट के लिए होगा मेक और ब्रेक। कंजम्पशन, केपेक्स और न्यू एज रिफॉर्म्स की है दरकार, ग्रोथ को भी देनी है फुल रफ्तार। रोजगार बढ़ाना है और टैक्स कम कर मिडिल क्लास को भी लुभाना है। मोदी 3.0 के इस खास बजट का पूरे देश को है इंतजार, क्या करेगी सरकार? देखिए बजट की सबसे बड़ी कवरेज मेरे साथ आपके अपने चैनल CNBC आवाज पर।